मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जिनका स्कूल के टाइम से ही ड्रीम था कि भाई हमें आईएएस ऑफिसर बनना है या हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरे पेरेंट्स को बोलते थे आगे कुछ रिलेटिव्स की ये अपनी बेटियों को क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, अब ग्रेजुएशन हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके हम अपनी लाइफ में आसपास में कितनी भी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज की बात कर लें, किसी को भी सक्सेस प्लेट में सजी हुई नहीं मिली है। ऑफिसर है उसके लिए डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। इवन मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलती हूँ कि सिविल सर्विसेज में आना आसान है, लेकिन आप जिस इंटेंशन से आ रहे हो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ना, काम करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में आज तक भी वी हैव नेवर हैड अ फीमेल कैबिनेट सेक्रेटरी, वी नेवर हैड many states till now they don't have a women chief secretary, women DGPs। एक नंबर्स कभी कम आना और फेल होना कि आप 3 स्टेप्स आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने में, प्री मेन से फिर इंटरव्यू है, आपको लगे कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, जब आपको लगे कि ये काम बहुत ही मुश्किल है और आपसे नहीं हो रहा है, तो जिंदगी में उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने आपसे ये कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा, जो कि क्रिटिकल होते हैं। उसमें आगे बढ़ने का जो आपको हौसला देते हैं वो आपका इनर कॉन्शियस और आपका इनर रीजन ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज। तो जो 4th अटेम्प्ट में जो बच्चा पहुंचा है, वो जो प्री लिख रहा है और जो 1st अटेम्प्ट में प्री लिख रहा है, सेम उनकी सिचुएशन है ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल एंड डूइंग समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, कि मैं देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी। सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई टाइम कि मुझे कब क्या करना है, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने को। जर्नी में मुझे ये हमेशा से फील हुआ कि हमें महिलाओं को, हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है। अगर बाय चांस कोई नहीं कर पा रहा है प्लान भी तैयार, तो क्या करें? डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने, अपनी वीकनेसेस को कम करें। स्ट्रेंथ को लिवरेज करना है, वीकनेस को कम करना है, और हम सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें, ये एक सेल्फ एनालिसिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Arise, awake and do not stop until your goal is achieved, which is very relevant to each one of us। Civil services में shortcut नहीं है। There is no shortcut when we talk about the civil services preparation। तो आपको स्टार्ट करना है बेसिक से ही। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला के अंतर्गत बिग जर्नीज का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके आए कि जो भी एक पंक्ति की इस तरफ लोग खड़े हैं जिनको देख के, जिनको पढ़ के लोग इंस्पायर होते हैं, उनकी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचा पाएँ, और इस कहानी के जरिए अगर एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाएँ हम लोग, तो हमारा ये प्रयास सार्थक रहेगा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सोनल गोयल मैम। बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बातचीत इसके पहले भी हुई है, ऑनलाइन हुई है। मेरे को याद है कि आपके साथ ही ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन कविशाला के प्लेटफॉर्म पे हुई, और जितना मुझे ध्यान आ रहा है कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम था। उस टाइम में लगभग 1 से 1.5 साल पहले शायद हम लोग कनेक्ट हुए थे। उसमें और बात एक हुई, बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही थी वो भी। जी, साहित्य की चीज़ें थी उसमें, आपकी जर्नी को लेके थी। जी 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 जी। ऑफलाइन एक अलग तरीके से इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन बात नहीं हो पाती है, ऑफलाइन डिस्कशन में वन निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपकी जर्नी इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं सबको पता है। हाँ। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके एक आईएएस बनने से पहले तक कुछ चीज़ें अगर इंटरनेट पे नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच पाएँ, संक्षिप्त में। देखिए, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो सिविल सर्विसेज की रही वो इंटरनेट के माध्यम से पब्लिश तो हुई ही है, और जो भी इस फील्ड में रुचि रखते हैं, सिविल सर्विसेज में रुचि रखते हैं, या लाइफ में किस तरीके से मोटिवेटेड रहें, उसमें जिन भी स्टूडेंट्स को, हमारी युवा जनरेशन को, जिनको भी इंटरेस्ट है, तो आई थिंक उन्होंने देखा होगा मेरा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली है नहीं मेरे साथ में, जो भी हुआ मेरी लाइफ में वो मोर और लेस मैंने कवर किया है। बट फिर भी मैं ब्रीफली, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो अपने आप में एक स्ट्रगल वाली जर्नी है, और वो कहीं ना कहीं शायद जब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, स्पेशली जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विज़िट करती हूँ, तो उनको लगता है कि जब मैम ने ये सब किया और मैम कर सकती हैं तो हम क्यों ना ट्राई करें। विशेष रूप से जो लड़कियां हैं, विशेष रूप से जो यंग गर्ल्स हैं, वो आके सेशन के बाद मेरे से मिलती भी हैं।
तो बेसिकली हमारा जो नेटिव प्लेस है वो मेरे फादर, हाल ही में पापा हमें फिज़िकली छोड़ के चले गए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये रहा। और 2 साल, लगभग 2 साल पापा ने कैंसर जैसी डिज़ीज़ से अपनी फ़ाइट करी, बहुत ही ब्रेवली उन्होंने फ़ाइट की। उनको थ्रोट के आसपास में लैरिंग्स एरिया होता है, वहाँ पे कैंसर था। दिल्ली में उनका इलाज भी चला और एंड तक भी उनके अंदर बहुत ही एक जीने की जो कहते हैं ना इच्छा थी, और इसीलिए वो शायद इतनी ट्रीटमेंट भी वो झेल पाए कहने को, क्योंकि उनका जब डिटेक्ट हुआ था तो स्टेज 4 में हमें पता लगा था। तो डॉक्टरी मतलब मेडिकली बहुत ज़्यादा आशाएं शुरुआत से ही नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। हमने जिस तरीके से भी मेडिकली हमें सजेस्ट किया गया वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कराया, फैमिली ने सपोर्ट किया, बहुत कोशिश करी। बट वही है कि ये डिज़ीज़ में अल्टीमेटली पेशेंट जो है फिज़िकली और मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत सफ़र करता है। उनकी परिवार वाले लोगों को भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो एनीवेज़, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और मेरे फादर मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पिलर रहे हैं। मेरे पापा, जब मैं त्रिपुरा में भी पोस्टेड थी, तो क्योंकि दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना मैं आ पाती थी, ना मेरी फैमिली से और लोग आ पाते थे। तो और पोस्टिंग वहाँ थी, लगभग 8 साल मैं वहाँ रही। तो पापा ही थे जो सबसे ज़्यादा आके रहते थे मेरे साथ में और रहते थे, और एक परिवार की कमी कभी उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दी और हमेशा बहुत ही इनकरेज किया। और फील्ड में जितनी भी मेरी पोस्टिंग्स रही, तो जब तक मेरा ट्रांसफ़र होके मैं नेक्स्ट जगह में सेटल नहीं हो जाती थी, तो ही ऑलवेज़ यूज़ टू कम। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड ही वाज ऑलवेज़ विद मी एवरी डे एंड नाइट। और तैयारी में अगर मैं अब बात करती हूँ तैयारी की, तो सिविल सर्विसेज में बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जिनका स्कूल के टाइम से ही ड्रीम था कि भाई हमें IAS ऑफिसर बनना है या हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरा ये रियलाइजेशन बहुत बाद में हुआ। और मेरी फैमिली बेसिकली, हम मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हैं, वो पानीपत से भी आगे एक गांव है धर्मगढ़। धर्मगढ़ गांव है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, मतलब शहर के आगे गांव है। वहाँ पापा का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे प्राप्त की। उसके बाद फिर वो कॉलेज करने के लिए पानीपत में आए, आर्या कॉलेज पानीपत में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। साथ ही साथ पापा ने फिर CA की पढ़ाई शुरू करी। फिर CA की पढ़ाई शुरू करने के बाद CA कंप्लीट उनका हुआ, उन्होंने दिल्ली में आके किया। और पापा मेरे 10 भाई बहन हैं, मतलब दे आर 10 सिबलिंग्स, और बाकी सभी लोग बिज़नेस में थे। बाकी सभी लोग, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, उनके परिवार सभी बिज़नेस में थे। सिर्फ मेरे फादर ने ये सोचा कि उनको बिज़नेस के अलावा कुछ हटके करना है, एंड ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एजुकेशन। उनको रुझान हुआ कि मुझे प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना है। तो इस नाते उन्होंने उस वक्त, मतलब 1970s की ये बात है, लगभग 50 साल पहले की ये बात है, कि उस टाइम में वो अपने गांव से निकल के पहले शहर में आए, पानीपत में आए, फिर वहाँ से निकल के वो दिल्ली में आए, और फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिस इस्टेब्लिश किया दिल्ली के अंदर। और मेरे फिर पेरेंट्स, फिर मेरी मम्मी पापा दिल्ली में सेटल हुए, और हमारा जन्म भी दिल्ली का है और मेरी परवरिश भी सब दिल्ली की ही है। तो बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो 3rd ईयर था मेरा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं थी। उसके साथ साथ मैं CS भी कर रही थी, और तब तक ये था कि मेरे को कॉर्पोरेट प्रोफेशन में ही जाना है। मेरी बड़ी सिस्टर है जो दीदी उस टाइम CA कर रही थी, और छोटा ब्रदर है जो उस टाइम अपना स्कूल का, आई थिंक उसका 12th शायद चल रहा था। तो एक तरीके से कॉमर्स का रुझान हमारी फैमिली में था, पापा CA होने की वजह से। तो लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में एक मैगज़ीन में पढ़ा, एक कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन जो मैंने कॉलेज में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ी। तो मुझे ऐसा समहाउ फील हुआ कि मुझे इसमें जाना चाहिए, कि इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल एंड डूइंग समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, कि मैं देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी, जो कि शायद मैं प्राइवेट सेक्टर में रह के उस तरीके से ना कर पाऊँ। तो जब मैंने ये घर पे बात जब डिस्कस की, तो फ्रैंकली जैसे मैंने बताया कि हरियाणा के जो प्योरली बिजनेस क्लास फैमिली है, उसमें ही हमारी सब रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। तो लगभग 20 साल पहले, 2003 की बात है, जब मैं 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी,
तो जब ये बात डिस्कस करी तो रेडिली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि मतलब इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्यों जाना है। क्योंकि मेरी CS कंप्लीट होने वाली थी और मेरा प्लेसमेंट श्रीराम कॉलेज में होने की वजह से भी, कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट्स हमारी हो जाती हैं, तो मेरी 2 जगह अच्छी प्लेसमेंट भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बट समहाउ देन आई केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, एंड देन फादर साहब ने फिर मतलब 5-6 महीने का हमारा डायलॉग डिस्कशन रहा, और एप्रीहेंशन यही आया कि क्यों करना है, कितने साल देने पड़ेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन है मतलब 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन इज़ इन फ्यू हंड्रेड्स, ये हमको पता है। तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन के बाद भी आपका कौन सा रैंक आएगा, कौन सा कार्डर आएगा, आपका फैमिली लाइफ कैसे सेटल करोगे, मोर सो बीइंग अ फीमेल, ये जो सारी एप्रीहेंशन थी वो ज़्यादा थी। तो फिर जब बोला, पेरेंट्स को बोला, पापा को बोला कि नहीं मुझे करना है, तो देन पापा ने बोला कि ठीक है अगर आपको करना है तो आप कीजिए, बट यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। तो बाय प्लान बी ही मेंट कि अगर सब फॉर एग्जांपल आप 2-3 साल इसमें अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स डाल रहे हो, टाइम लगा रहे हो, और अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे। सो दैट इज़ वाई देन पापा सजेस्टेड दैट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अ बैकअप प्लान। ये नहीं कि आपको सिविल सर्विसेज पे फोकस नहीं करना, बट कुछ और भी साथ में करते रहना। तो मैंने फिर पापा की एडवाइस को माना। मेरा सिविल सर्विसेज की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जून 2004 में मैंने अपना CS कंप्लीट किया। इन द सेम ईयर आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड फॉर LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच वॉज अ रेगुलर कोर्स, क्योंकि CS LLB एक कॉर्पोरेट प्रोफेशन के हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। वो मैंने उसकी लॉ की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मुझे लगा कि अब एक तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हो गई हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, प्लस आई शुड ऑल्सो फाइनेंस माई हायर स्टडीज़, इफ़ नॉट फुली देन टू एन एक्सटेंट। तो कुछ मुझे आमदनी भी, मुझे अपना खर्चा निकालने के लिए मुझे लगा मुझे करना चाहिए। और क्योंकि पापा को हमने देखा था कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए अपना प्रैक्टिस इस्टेब्लिश किया, 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दिल्ली में, और उस टाइम में बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज रहे फैमिली में, और उनको बहुत ज़्यादा कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। तो ही हैज़ बीन अ सेल्फ मेड मैन। तो उनकी जर्नी को देख के मैं भी बहुत इंस्पायर रही कि उन्होंने जब इतनी स्ट्रगल फेस करके अपने जीवन में इतना कुछ करके आगे बढ़े और सोसाइटी में अपना एक नाम इस्टेब्लिश किया, तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। सो आई देन अलॉन्ग विद दिस डेफिनेटली माई प्रायोरिटी, माई फोकस फॉर स्टार्टिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, वो मैंने स्टार्ट की। सो बेसिकली 2004 से 2007 तक ये 3 साल में मेरी सिविल सर्विसेज की मैंने पढ़ाई तैयारी करी। मेरी पार्ट टाइम जॉब भी चली एज CS, एंड मेरा जो लॉ का क्लासेस था वो भी, क्योंकि रेगुलर कोर्स था, तो वो भी मुझे अटेंड करनी होती थी। तो वो इशू जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट के, लैक ऑफ फोकस, और किस तरीके से कब क्या करें, प्रायोरिटाइजेशन, ये सब मैंने भी फेस किया। 2006 में मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, बट समहाउ मेरे को इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। सो दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक, मतलब दैट वाज द फर्स्ट फेलियर आई एवर फेस्ड। मतलब मेरे इससे पहले मार्क्स तो कम ज़्यादा आए, बट फेल कभी नहीं हुई थी, और फेल भी उस लेवल पे जाके हुई कि जिसमें मैंने अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने खुद ही पंगा लिया था। ये किसी ने मुझे कहा तो था नहीं कि आपको करना है, खुद ही मैंने मेरे मन में आया, एंड देन आई टुक अ प्लंज एंड आई गेव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि नहीं मुझे करना है। तो वो एक लो फेज ऑफ मोटिवेशन रहा कुछ दिन का, समझ नहीं आया क्या करूँ आगे, बट देन आई रिकलेक्टेड ऑल माई स्ट्रेंथ एनर्जी, एंड देन आई गिव अ कमिटमेंट कि अब जो भी हो मुझे अपना बेस्ट देना है, होगा नहीं होगा ये तो डेस्टिनी की को पता है, ये ईश्वर की मर्ज़ी होगी, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है। सो इस नाते मैंने अपनी दोबारा से तैयारी शुरू करी। मैंने 2007 में दोबारा अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स लिखे, मेंस लिखे, और मेंस में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई। इसका कारण एक ये भी रहा कि मेरे को गलतियाँ पता लग गई थी कि वेयर आई स्कोर्ड लेसर मार्क्स, और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती थी। मैंने अपना पूरी मेहनत जितनी मैं कर सकती थी मैंने वो मेहनत करी। मैंने मेंस लिखा, आई फॉर्चुनेटली गॉट इंटरव्यू कॉल, और फिर सिलेक्शन भी हुआ।
और सिलेक्शन जब हुआ तो मेरी अपने बैच में रैंक 13th आई, जो कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको तो ये लगता है कि हाँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशन इस बार थी कि सिलेक्शन मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पेपर अच्छे गए थे। मुझे लग रहा था कि रिटर्न में मेरा स्कोर अच्छा आया होगा, बट ये नहीं आप एक्सपेक्ट करते। तो ये जो जर्नी बेसिकली सिविल सर्विसेज में रहने आने की इस तरीके से ही रही, तो आसान नहीं था, क्योंकि सोशल ओकेजन्स को आप नहीं अटेंड करते थे। जो एक वर्ड हम क्वारंटीन का आप सुन रहे हैं कोविड-19 में, तो आई वॉज एक्चुअली इन टू अ सेल्फ क्वारंटीन, सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन, क्योंकि आई वॉज वेरी मच सेल्फिश अबाउट माई टाइम, सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई टाइम कि मुझे कब क्या करना है, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने को, क्योंकि 3 चीज़ें चल रही थी और उसको मैं मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो घर में फैमिली फंक्शंस होते थे, रिलेटिव्स भी आते थे घर पे मिलने, तो मैं नहीं मिलती थी। तो वो कई बार वो टॉन्ट्स भी सुनने को मिलते थे मुझे, मेरे पेरेंट्स को, कि ये मेरे पेरेंट्स को बोलते थे आगे कुछ रिलेटिव्स की, ये अपनी बेटियों को क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, अब ग्रेजुएशन हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए, इस तरीके से सुनने को मिलता था। तो मेरे फादर बोलते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें हर बच्चे को देना चाहिए, जो कि मेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अ मेल और अ फीमेल। तो और पापा ने बाकी भी घर में जितनी बच्चियां थीं हमेशा से इनकरेज किया कि उनको पढ़ाया जाए, जितनी भी वो पढ़ना चाहती थी उनको पढ़ाया जाए। तो जब ये सब था तो फिर ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था हमारे ऊपर, मेरे सिस्टर के ऊपर, कि हम उनको प्राउड फील कराएं, हम उनकी जो आशाएं हैं उस पर खरा उतरे। तो फिर जब सिलेक्शन हुआ तो उन्हीं रिलेटिव्स की कॉल भी आई कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कि हमें तो पता था कि बेटी बहुत ही सक्षम है, होनहार है, और उसका सिलेक्शन तो होना ही था, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर। तो अब ये सब हैं एक्चुअली लाइफ के इंस्टेंसेस हैं कि ये आपको हमेशा याद रहते हैं, और ये हमेशा आपको इसलिए भी याद रखने भी ज़रूरी हैं कि एक हिंदी में कोट है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, कि जब आपको लगे कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, जब आपको लगे कि ये काम बहुत ही मुश्किल है और आपसे नहीं हो रहा है, तो ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने आपसे ये कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा, कि तुमसे जिन्होंने आपको ये कहा था कि ये काम तुमसे नहीं होगा या ये काम आप नहीं कर पाओगे, तो उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। क्योंकि ये चैलेंज मतलब खुद के लिए तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन ये उन सब लोगों के लिए भी है जिन्होंने आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट किया, जिन्होंने वो एप्रीहेंशंस क्रिएट की। और ये जो एप्रीहेंशंस क्रिएट की, वो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर रीजेनरेट होता है, आपका जो पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ है वो एक दोबारा से उत्पन्न करता है कि ऐसे कैसे कोई विश्वास नहीं कर रहा, हमें प्रूफ करना है, हमें करके दिखाना है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है और काफ़ी चीज़ें मतलब लर्निंग पर्पज से भी लोगों को समझ में आएंगी। मैम, अभी रिसेंटली TVF का एस्पायरेंट्स लगभग सभी ने देखा। हाँ, मेरा एक उसमें Amazon प्राइम पे एक शॉर्ट टीजर भी उन्होंने 3 ऑफिसर्स को बुला के शूट किया था। उसमें मेरा भी एक पार्ट है जो सीक्वल 2 आया है। तो वो YouTube पे अपलोड हुआ है लगभग 1 मंथ बैक। अच्छा। तो उसमें जो पार्ट 2 जो है उसमें उन्होंने 3 ऑफिसर्स को शूट किया है। उसमें वो सीरीज को दिखा के बेसिकली रियल वर्सेस रील, तो रियल वर्सेस रील की रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो रील में जो कैरेक्टर है वो ऐसे उस पर रिएक्ट कर रहा है, आप एज एन ऑफिसर उस कैसे रिएक्ट करोगे। तो वो उन्होंने हमारे रिएक्शन लिए हैं उसके ऊपर। एक्चुअली मैं वही आपसे समझना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, जब दूर से लोग देख रहे होते हैं, आपने बताया कुछ 100s में होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं हर साल, बिल्कुल लाखों में होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं। हाँ, बट इससे एक बड़ा नंबर है जो इनकी फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, जो उनको कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके से लाइफ से जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है। कहीं ना कहीं वो जो कहानी थी विजुअल्स में TVF ने दिखाने का क्या प्रयास किया एक। मैं आपसे, चूंकि आपने वो उस जर्नी से आप गए हैं, गुजरे, उस जर्नी को जिया है आपने, तो कितना समानता है जो उन्होंने दिखाया, उसमें कुछ असमानताएं भी हैं क्या? आप ओवरऑल TVF को एक अगर एक मतलब आप एक रियल लाइफ में एक एस्पायरेंट रहे हैं, अभी आप सर्व कर रहे हैं कंट्री को, और वहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ से वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। एक तो
आप उस तरीके को इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं? क्या समानताएं, क्या सच में वही कहानियाँ होती हैं? दूसरा, अगर किसी एक कैरेक्टर से आपको कनेक्ट करना हो, उसमें जितने लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, किस कैरेक्टर से आपको सबसे नज़दीकी लगता है कि हाँ ये मैं हूँ? आई थिंक देखिए, अगर हम पिक्चराइजेशन की बात करें तो चाहे वो TVF एस्पिरेंट सीरीज़ हो, चाहे अभी एक मूवी 12th फेल भी एक मूवी आई है, वो भी मैंने देखी जाके। एंड सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि कोई भी पिक्चराइजेशन 100% रियल नहीं हो सकती, 100% रियल नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ड्रामेटाइजेशन तो दिखाना ही दिखाना है। और एज अ सिविल सर्वेंट मैंने एक बात हमेशा फील की है, मैंने त्रिपुरा में भी काम किया, लगभग 8 साल मैं शुरुआत में त्रिपुरा रही, उसके बाद में हरियाणा इंटर काडर डेप्यूटेशन में मैंने काम किया, और आफ्टर दैट अगेन आई वेंट टू त्रिपुरा एंड देन आई एम राइट नाउ पोस्टेड इन दिल्ली। सो माई एक्सपीरियंस हैज़ शोन मी, माई एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी कि हम जो बहुत कुछ सोचते हैं सिविल सर्विसेज में आने से पहले, तो वो सबको ऐसा जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं मिलेगा। तो बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जिस इंटेंशन से आए हो सिविल सर्विसेज में, वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन देती है। जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं, क्रूशल डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, उसमें आगे बढ़ने का जो आपको हौसला देते हैं, वो आपका इनर कॉन्शियस और आपका इनर रीज़न ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज। आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में एक बात बोली कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, या कई जगह पेरेंट्स समझते हैं, कई जगह पेरेंट्स नहीं भी समझ पाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑलवेज और बहुत ही केयरिंग होते हैं। वो तो डिफरेंस क्या होता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है, एजुकेशन लेवल का डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक जो उनकी आर्थिक कंडीशन है उसका। जैसे उसमें जो एक संदीप भैया का कैरेक्टर जो दिखाया, जो फर्स्ट सीरीज़ में दिखाया गया, तो वो दिखाया गया कि उनके फादर के ऊपर लोन भी है, एंड देन वो लोन भी चुकाने में उनके फादर की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी कर लें काम, और वो अपनी जो कंडीशन है वो घर वालों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन उनसे कैसे बयां करूं। ऐसे ही जो दीपा का कैरेक्टर, जो सीक्वल 2 में दीपा का कैरेक्टर जो बाद में IPS ऑफिसर बनती हैं, तो वो दीपा को दिखाया कि शी इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, मैं नॉर्थ ईस्ट में रही हूँ, मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में और आज भी देश में कई ऐसी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे लड़कियों को अगर पढ़ना हो तो प्रैक्टिकली काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो घर के पास नहीं है। फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, या वो कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप लेट इवनिंग्स में ये सेफर फील करें टू सेंड योर डॉटर्स टू स्टडी। एंड इंस्टांसेस ऑफ ईव टीजिंग, इंस्टांसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये आप देखेंगे हर कहीं ना कहीं, हर रोज़ कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की मानसिकता पे भी इफ़ेक्ट तो लाता ही है कि हमारी बेटियां क्या सेफ़ हैं। तो दीपा के पेरेंट्स ने अरुणाचल से उनको वहाँ उस जगह से उनको निकाल के उनको दिल्ली भेजा, और दिल्ली में रहना इतना आसान नहीं होता है अपना घर छोड़ के, लेकिन बट शी स्टिल परसिस्टेड। बीच में उनको ये भी आया कि मैं घर छोड़ के मैं वापस चली जाऊँ, मैं तैयारी छोड़ के। आई रिमेंबर दैट वाज अ पार्ट विच वाज नरेटेड एंड विच इज़ वेरी जेन्युइनली ट्रू, बिकॉज मैं जब तैयारी कर रही थी मेरे पास तो ये ऑप्शन था कि मैं घर पे रह के तैयारी करूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही बेस्ड थी, दिल्ली में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे साथ में कई ऐसे मेरे कलीग्स थे जो कर रहे थे तैयारी, जो कि दूसरी जगहों से आए हुए थे, यूपी में किसी डिस्टेंट गांव से आए हुए थे, मिज़ोरम की एक मेरी फ्रेंड थी, कलीग थी जो तैयारी कर रही थी। तो ये तो एक्चुअली फैक्ट है, बट द पॉइंट इज़ दैट दिस प्रिपरेशन डज नॉट ओनली टेस्ट योर
कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, बट आपका मेंटल स्टेमिना कितना है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है, क्योंकि इतना सिलेबस है और सिलेबस इतना ह्यूमंगसली वास्ट है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट और फोकस करके तैयारी नहीं करोगे तो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जो सीरीज़ है एस्पिरेंट, या जो सीरीज़ है 12th फेल आई है, उससे पहले भी और भी सिविल सर्विसेज के ऊपर उड़ान एक सीरियल मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो किरण बेदी मैम के ऊपर बेसिकली वो एक जर्नी, एक पिक्चराइजेशन की गई थी। वो टीवी सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था। तो वो ये सब चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, काफ़ी रिलेटेबल हैं, एंड बट डेफिनेटली दे आर नॉट 100% एक्चुअली। सो 100% ट्रू तो डेफिनेटली नहीं है। और मेरे को अगर किसी एक कैरेक्टर से रिलेट करना हो तो आई डोंट नो, मतलब मैं किसके साथ में ज़्यादा 100% रिलेट करूँगी, बट सभी के कैरेक्टर्स अच्छे लगे मुझे। SK सर का भी कैरेक्टर अच्छा लगा, एंड देन जो कलेक्टर बन के जिस तरीके से उन्होंने अपना, उनका नाम मुझे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द कैरेक्टर्स नेम, नवीन कस्तूरी तो वो हैं, बट उनका ऑन स्क्रीन नेम अभिलाष हाँ। तो उनका भी कैरेक्टर अच्छा पोर्ट्रे किया। इवन तो मुझे 2-3 जगह ऐसे लगा कि मैं अगर वहाँ होती तो मेरी शायद डिसीजन मेकिंग थोड़ी अलग होती। ऐसा मुझे फील हुआ एज अ कलेक्टर, जो उनका दिखाया गया, प्रोफाइल दिखाया गया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग रहता। जी बिल्कुल। अभी पीछे चूँकि एक नंबर्स कभी कम आना और फेल होना, कि आप 3 स्टेप्स आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने में, प्री है, मेन से फिर इंटरव्यू है, 1 साल लगभग ये प्रोसेस में ही लग जाता है। हाँ, बट इसके पहले जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ पे बस नंबर्स कम ज़्यादा होते हैं। वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप फेल हो गए, आपको दोबारा से वो डिग्री करनी पड़ रही है, डिप्लोमा करना पड़ रहा है, या फिर 12th के मान लीजिए एग्जाम है वो देने पड़ रहे हैं। तो जो वो स्टेप होता है कि स्नेक्स एंड लैडर्स वाली गेम है ये, कि आप सीधे नीचे आ जाते हैं, कि आपको फिर जीरो से स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। तो जो ये सिचुएशन होती है उस टाइम पे, उसको मेंटली कैसे हैंडल करें लोग? देखिए, मैंने एक बुक भी लिखी है अभी, नेशन कॉलिंग, मैं आपको प्रेजेंट भी करूँगी। ये बुक है नेशन कॉलिंग, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रैक्टिकली राइट माय थॉट्स एंड गाइड द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। और इसका नाम यही लिखा है मैंने, नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये बुक मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि मैं लगभग अब 3 साल हो गए मुझे कि मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को गाइड करती आ रही हूँ, मेंटर करती आ रही हूँ थ्रू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, थ्रू फिज़िकल इंटरेक्शंस। कुछ इंस्टीट्यूट्स में मेरी विज़िट हुई है, रहती भी है, मॉक इंटरव्यूज़ में भी मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प की है। तो मुझे वही लगा कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में किताब के रूप में मैं लेके आऊँ। मुझे 5-6 महीने लगे इस बुक को लिखने में, और 20 सितंबर 2023 को ये बुक अनवील हुई। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू सर रिलीज दिस बुक इन दिल्ली। और उसके बाद से भी मैंने कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस बुक के बारे में बात की है, एस्पिरेंट्स से मेरी डिस्कशन हुई है। तो जो आपने बात बोली कि इस एग्ज़ाम में क्या है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो ये बहुत ही टिपिकल है। एंड आई ऑल्सो अग्री कि ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एस्पिरेंट को अनजस्टिफाइड भी लगता है कि आप सपोज़ इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, और इंटरव्यू तक भी पहुंचने के बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, आपको दोबारा से प्रीलिम्स देना है, तो यू आर बैक टू ज़ीरो एंड यू आर एट पार विद एनी एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो 4th अटैम्प्ट में जो बच्चा पहुंचा है, वो जो प्री लिख रहा है और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री लिख रहा है, सेम उनकी सिचुएशन है। बस हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो बाद में जो 4th अटैम्प्ट में लिख रहा है उसके बाद एक्सपीरियंस एग्ज़ाम लिखने का आता है, उसके नॉलेज बेस हो सकता है ज़्यादा हो, बट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट प्योरली अबाउट योर नॉलेज। दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अबाउट योर एनालिटिकल थिंकिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर, इफ़ यू टॉक अबाउट मीन्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर प्रिसिशन इन एक्सप्रेशन। आपको कितना पता है, लेकिन कितना ब्यूटीफुली आप उसको आर्टिकुलेट करके लिख सकते हो। तो ये जो बात है कि ज़ीरो पे आके दोबारा स्टार्ट करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग है।
तो और डीमोटिवेटिंग है। तो मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसको हमने उसका बेसिकली इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर है स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, चैप्टर नंबर 8 है। उसमें मैंने यही 3 चीज़ों के बारे में बात की है: मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड फोकस, डीलिंग विथ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड कोपिंग विथ फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। कोपिंग विथ फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आपने कहाँ गलती करी और कैसे अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील करना है, ये मैंने कोशिश की है। और फिर एक चैप्टर एक और है जो कि मैंने स्पेशली इंक्लूड किया, जो कि है चैप्टर 12, विच इज़ मैंशनिंग इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लाइफ। फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लाइफ इज़ यूपीएससी एवरीथिंग। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 4 अटैम्प्ट भी हो गए या किसी के 6 अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट भी हो गए, तो नहीं हो पा रहा है, तो इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, या हम कैसे बैलेंस आउट करें। सो बेसिकली एग्ज़ाम का इसका जो पैटर्न है वो शुरुआत से ही ऐसा ही रहा है। ऑफ कोर्स जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, बट द थिंग इज़ कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर आप फाइनल में जाके फेल हो रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी, और ये भी ज़रूरी है कि हम कितने साल देंगे ये भी थोड़ा सा माइंड में रखें। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल दिए जा रहे हैं, क्योंकि बात वही है कि देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो श्योरिटी। आई हैव मेट एस्पिरेंट्स जो कि जैसे एसके सर का जो एग्जाम्पल उस सीरीज़ में दिखाया कि उन्होंने अपने सारे अटैम्प्ट दिए और फिर क्लियर नहीं हुआ, तो वो कोचिंग की लाइन में जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिश किया या किसी और के साथ में जुड़े। एक और कैरेक्टर है धूरी, जो कि फिर ही गोज़ इनटू बिजनेस, एंड देयर इज़ वन मोर लेडी जिनको दिखाया है धैर्य। धैर्य के कैरेक्टर को दिखाया है कि वो शी इज़ एसोसिएटेड विद एन एनजीओ, स्टार्ट्स हर एनजीओ। तो आफ्टर उनका शायद उसमें दिखाया है कि उनका आईआरएस में सिलेक्शन होता है, बट शी डज नॉट ज्वाइन। So the point is that we have to understand that yes, UPSC is not everything in life. आप इसमें अगर नहीं भी सिलेक्ट हो पा रहे हो तो ऐसे और भी चीज़ें हैं, ऐसे और भी तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हो वहाँ तक आप पहुँच पाओ। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एक और एक्रोनिम मैं उनको समझाने के लिए यूज़ करती हूँ, VGPA, विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन। So vision means that what is your overall orientation, how do you visualize yourself? आप 5 साल बाद अपने आप को कैसे देख रहे हैं, 7 साल बाद अपने आप को कैसे देख रहे हैं, and then what are the achievable units? These are translated into goals, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, and these are the achievable units, and then comes the plan. इन goals को अचीव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान करना है, छोटे छोटे उसको भाग के, ताकि आप वहाँ तक उसको एज अ लैडर आप पहुँचो, एंड देन इज़ योर एक्शन, आप उस पर अपना कार्रवाई करो। सो इसीलिए एस्पिरेंट्स को ये थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। एंड देन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, दीज 3 क्वेश्चंस ऑल्सो एनी यंग पर्सन, सिर्फ ये सिविल सर्विसेज के बारे में ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, कि ये 3 चीज़ें कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या बनना है, वाई इज़ द रीज़न और द पर्पस, वाई यू वॉन्ट टू बिकम दैट, एंड देन हाउ विल यू अचीव दैट, आप कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो अगर किसी का मन में है कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए काम करना है, इसलिए सिविल सर्विसेज में आना है, अनफॉर्चुनेटली अगर उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो और भी ज़रिए हैं कि वो अपनी जो कैलिबर है, उनका जो टैलेंट है, उसका यूज़ करते हुए वो लोगों के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ सकते हैं, अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, एनजीओ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है कि इवन इफ़ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड इवन इफ़ देयर जर्नी फॉर यूपीएससी इज़ ओवर, दे हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव फॉर रीचिंग टू देयर अल्टीमेट गोल। इसमें मैं बस एक लास्ट में ऐड ये करना चाहूँगी कि मेरे से जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका प्लान भी क्या था,
तो मेरा प्लान भी बहुत ही आसान यही था कि मैं अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं CS हो गई थी और LLB मेरा कंप्लीट हो ही गया था जब 2007-8 के जब एग्ज़ाम दिए थे, तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करती और उसके साथ में फिर मैं अपना कोई NGO या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक अपना इस्टेब्लिश करती फॉर कंट्रीब्यूटिंग माय बिट टू द सोसाइटी। यही मेरा प्लान भी था कि प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ इस्टेब्लिश करो और साथ में लोगों के हित के लिए अपना कोई एक NGO सिविल सोसाइटी का कुछ काम अपना इस्टेब्लिश करो। तो ये मेरा प्लान भी एक्चुअली था अगर मेरा नहीं होता तो। प्लान बी अगर आई थिंक मैं देख भी रहा था इंटरनेट पे, आप काफ़ी बात करते हैं प्लान बी पे, और आई थिंक लाइफ में होना भी चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है कि लोग ना मेंटली तैयार नहीं होते हैं उसके लिए, कि उनका होता है कि एक टाइम पे वो एक ही काम करेंगे, उस पर ही कुछ लोग लगे रहते हैं, उनके वो 4 साल 6 साल ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो स्ट्रॉमा में चले जाते हैं कि अब मेरा लाइफ ख़त्म हो गया वहाँ पे। उसके लिए मेंटली कैसे तैयार रहें प्लान बी के लिए, अगर कोई है भी और नहीं भी है तो उसको अगर 4 साल ख़त्म हो जाते हैं या 6 साल ख़त्म हो जाते हैं तो प्लान बी वो बना पाएँ उसके बाद में। देखिए, इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर्मुलेट ऑल दिस, ये तो सब सीधी सी बात है कि इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो ओरिएंटेशन है वो क्लियर रहना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इसको भी थोड़ा पहचानें। तो जब आप जो सवाल आपका है वो ये है कि जब सपोज़ प्लान भी हुआ, प्रिपेयर हुआ, तो कई बार ये भी लगता है कि हम क्या उसी पे काम कर रहे हैं, हम अपने मेन फोकस से हट गए। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेन फोकस आपका रहना है, जो मेन जो चीज़ है जो आपको अचीव करनी है उसको तो अचीव करना ही करना है। इट इज़ ओनली फॉर एन एडिशन, इट इज़ ओनली फॉर मे बी अ साइकोलॉजिकल अ मेंटल बैकअप that yes, if I don't go on this way then this is the alternative which is available to me। तो ये तो इसका हो गया। अगर बाई चांस कोई नहीं कर पा रहा है प्लान भी तैयार, तो क्या करें? डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने, अपनी वीकनेसेस को कम करें। स्ट्रेंथ को लिवरेज करना है, वीकनेस को कम करना है, और हम सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें ये एक सेल्फ एनालिसिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Even when a student is preparing for civil services or any other competitive exam, कोई MBA का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम क्या हैं, हु आर वी, वॉट आर आवर स्ट्रेंथ, हाउ डू वी लिवरेज दोस, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसके अलावा और क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है, उस पर आगे बढ़ना है। एंड there is no other option than to face failure and overcome। there is no other option कि हम फेलियर को हमें फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एंड स्वामी विवेकानंद जी का जो एक कोट है, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until your goal is achieved, arise awake and do not stop until your goal is achieved, which is very relevant to each one of us। कि हम सुबह उठ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक हमें नहीं रुकना है। डू नॉट स्टॉप until your goal is achieved। सो therefore it is important to keep on giving your efforts। परेशानियाँ, फेलियर सभी की लाइफ में आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके हम अपनी लाइफ में आसपास में कितनी भी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ की बात कर लें, किसी को भी सक्सेस प्लेट में सजी हुई नहीं मिली है। एवरीबडी हैज़ हैड हिज और हर ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, और उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े हैं। जर्नी स्मूथ किसी की भी नहीं रही है। राइट। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, इवन किताब नेशनल कॉलिंग पढ़ेंगे, वो थोड़ा और इस पर डिस्कशन करेंगे, हो सकता है इसी के अंदर इसका आंसर हो, मतलब जो चीज़ समझना चाहते हैं हम, कि ऐसे कौन से गो टू रिसोर्सेज हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। वो चाहे जब प्री होता है, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करने होते हैं मेंस के लिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आपको किसी एस्पायरेंट को बताना हो कि
आपने जो गो टू रिसोर्सेज या फिर जो हैंड्स ऑन रिसोर्सेज यूज किए, चाहे वो सब्जेक्ट पिक करना हो, आपको इंटरव्यू का तैयारी करना हो या प्री में तैयारी करनी हो? एक्चुअली सी द पॉइंट इज कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो स्टेज वाइज डिफरेंट है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिविल सर्विसेज में शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो आपको स्टार्ट करना है बेसिक से ही। तो बेसिक से स्टार्ट करना है तो आपको NCERTs तो क्लास 6 से 12 तक, 6 नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 8 से 12 तक तो NCERTs आपको पढ़नी है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अपना जो आपका GS में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको कवर कर सकते हैं वो आपको करने ही है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम न्यूज़पेपर रीडिंग, हम अपना मैगज़ीन्स, उन पे ध्यान दें। सो गो टू रिसोर्सेज में एक्चुअली मैं जो है मैं कोई टूल किट के माध्यम से, मैं कोई एक्चुअली बुक्स के नाम मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आई डोंट एंडोर्स एनी बुक, मैंने वो कभी भी नहीं किया है। एस्पिरेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि कौन सी कोचिंग अच्छी है या कोचिंग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा रेकमेंड करते हो। मैंने कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेकमेंड नहीं किया है। मैंने खुद भी बहुत कम कोचिंग ली थी। आई वॉज मोर इनटू अ सेल्फ स्टडी। और क्योंकि मैंने 12th तक तो कोई कोचिंग ली ही नहीं। इवन CS में भी मैंने लास्ट स्टेज में सिर्फ एक कुछ 2 पेपर के लिए कुछ मैंने हेल्प गाइडेंस ली थी। हमारा इंस्टीट्यूट है ICSI NIRC चैप्टर यहाँ प्रसाद नगर में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन की थी। तो जहाँ तक बात है कि कोचिंग ले ना ले, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, तो दिस इज़ द एंटायरली द डिसीजन ऑफ द एस्पिरेंट। हालांकि इसमें जब मैंने इसकी जब बात करी है, जब चैप्टर हमारा जो प्रिपरेशन का है, तो इसमें एक तो चैप्टर है ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ का, चैप्टर नंबर 4, विच इज़ एक्चुअली द स्ट्रैटेजीज़ फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। एंड देन देर इज़ अ चैप्टर ऑन मास्टरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कॉन्करिंग द मेंस एग्जामिनेशन एंड द पर्सनालिटी टेस्ट, द फाइनल फ्रंटियर। तो एस्पिरेंट्स चाहें तो वो इसको बुक में चैप्टर वाइज इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स वो सेम भी हो सकता है जो आपका सब्जेक्ट रहा होता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सब्जेक्ट, जैसे मेरे जो ऑप्शनल थे हमारे टाइम में 2 लेने होते थे। एक ऑप्शनल रहता था GS में और 2 ऑप्शनल रहते थे हमारे मेंस में। तो मेरा ऑप्शनल GS में था कॉमर्स, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हुई थी, और मेरा मेंस में तो ऑप्शनल जो थे वो थे कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने जब उसका सिलेबस पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सिलेबस कहीं ना कहीं मेरा जब सिलेक्शन होता है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे नहीं पता थे, मुझे लगा कि वो मुझे पता लगेंगे, वो जो थियरीज़ हैं वो पता लगेंगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स वो मुझे पता लगेंगे, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट लिया। साथ ही साथ में उसका ओवरलैप था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो GS में जो सब्जेक्ट होता है उससे ओवरलैप था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये मुझे आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा, मेंस में, एस्से में मदद करेगा, GS में मदद करेगा, इसलिए मैंने बेसिकली वो सब्जेक्ट लिया। तो जो सब्जेक्ट लेने का जो आपका क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। जस्ट डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो स्कोरिंग है। कई एस्पिरेंट्स अपना मेन कोर को छोड़ के, जैसे साइंस के मैंने देखे हैं, वो अपना सब्जेक्ट्स को छोड़ के दे शिफ्ट टू ह्यूमैनिटीज़ ऑन द प्रिटेक्स्ट की वो स्कोरिंग है, लाइक या फिर ज्योग्राफी लेते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट लेते हैं। तो वो स्कोरिंग किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। देयर इज़ नो सब्जेक्ट विच इज़ यूनिवर्सली स्कोरिंग, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें यूनिवर्सली कभी मार्क्स ही नहीं आते। केमिस्ट्री से भी हमने टॉपर को देखा है जैसे, और हमने संस्कृत से भी टॉपर को देखा है, हमने लैंग्वेजेस के भी टॉपर्स को देखे हैं, हमने कॉमर्स के भी टॉपर्स को देखा है। तो ये तो एक्चुअली आपका कितना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी क्या कमांड है, एंड हाउ वेल कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपकी जितनी पकड़ है उस पकड़ के हिसाब से आप कितना ब्यूटीफुली उसको लिख सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ माई मूल मंत्र ऑफ मे बी चूजिंग आ सब्जेक्ट। एंड देन ऑफकोर्स जो स्टेज वाइज प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव,
मेंस इज़ प्योरली सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू इज़ एक्चुअली योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसके बारे में डिटेल स्टेज वाइज मैंने बुक में भी स्टूडेंट्स के लिए शेयर की है। ओके, एक हमेशा से ये भी डिस्कशन हो गया कि एस्पायरेंट जब तक है कोई भी स्टूडेंट या किसी का जिसको भी यूपीएससी की तैयारी करनी है या कर रहा है, उसके लिए हो गया किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करे या किस तरीके से तैयारी करे। आईएएस बनने के बाद में सिस्टम में आने के बाद में हमेशा से डिस्कशन चलता रहता है गवर्नमेंट वर्सेस ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट वर्सेस ऑफिसर्स जो भी होता है ना, हमेशा होता है कि कभी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे इनके रोड़े होते हैं। क्या इस तरीके के सच में फर्क होते हैं या बहुत सारी स्टोरी जो आती रहती है वो स्टोरीज हैं बस? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट वर्सेस ऑफिसर्स तो नहीं है, ऑफिसर्स वर्क फॉर गवर्नमेंट, राइट। तो ऑफिसर्स को काम करना है, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए काम करना है, एंड ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। सिविल सर्विसेज की तो जो बात करें उनसे अपॉइंटमेंट होती है, और बाकी स्टेट सर्विसेज का अपना उनका गवर्नर के ऑफिस के थ्रू अपॉइंटमेंट रहता है। तो एक तो ऑफिसर जो है वो एक सिस्टम में काम करता है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है, और वो जो सिस्टम है वो भी बहुत डायनेमिक सिस्टम है। और अभी जो अगर हम आज की अब बात करें कि मुझे भी लगभग 15 साल से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में हो गए हैं, तो ये जो पैराफर्नेलिया है आपके आसपास जिससे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होता है, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी हैं, उसमें मीडिया है इंक्लूडिंग सोशल मीडिया जो आज के दिन में बहुत हावी है, उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स डेफिनेटली दोनों हैं, जुडिशरी, एक्टिविज़म, civil society organizations, NGOs, and the public itself is very very aware, which is in a way good only। अच्छी बात है कि हमारे लोग जागरूक हैं, हमारी जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स को जान रहे हैं और वो राइट्स को एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी हैज़ इम्प्रूव्ड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स हैज़ इम्प्रोवाइज्ड। सो जो आपने बात बोली कि जो कई बार कुछ स्टोरीज़ हाईलाइट की जाती हैं कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो और बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, दे आर ट्रू टू सम एक्सटेंट, नॉट फुल्ली। कई जगह में ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं किसी चीज़ को एक्स तरीके से करना चाह रही हूँ ये सोचते हुए कि पब्लिक के लिए वो अच्छा रहेगा, बट देन समहाउ आई एम नॉट एबल टू डू बिकॉज उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया या कुछ ऐसे आ गया या कुछ सिचुएशनल ऐसी हो गई दैट यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम योर superiors, you don't get support from your team, and then ultimately you are not able to do। but the point is कि आप हो सकता है वो एक काम ना कर पाएँ, लेकिन आगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली यू विल ट्राई। एंड द पॉइंट इज़ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमारी इंटेंशन जेन्युइन है, if your intentions are genuine and your intentions are truly to help the people around, तो लोग भी फिर आपके सपोर्ट में आते हैं। मैंने फील्ड में काम किया, त्रिपुरा के रिमोटेस्ट एरियाज़ में मैंने जाके वहाँ पे देखा है। एक जो मेरी इनिशियल जो पोस्टिंग हुई थी एज SDM अम्बासा सब डिवीज़न इन धलाई डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने शुरुआत में ही ये अपने आप को डिसीजन मैंने सर्कुलेट किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स होते हैं एक्चुअली वो मंथली 3 लगाने होते थे। तो मैंने ये निर्देश दिए कि वो रिमोटेस्ट एरियाज़ में होंगे, उन एरियाज़ में जिसमें हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूटीन शायद नहीं जा पा रही हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इशू। तो हमने जब उन एरियाज़ को विज़िट करना शुरू किया तो मैंने कुछ पारा, बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज में, लोकल पार्लेंस में पारा बोलते हैं गाँव को, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पारा थे जो कि 100% ट्राइबल पॉपुलेशन इनहेबिटेड थे, और वो क्योंकि 5, 7, 10 किलोमीटर की मोटरेबल रोड नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे पब्लिक हेल्थ, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, ये सब जो बिल्कुल बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए वो भी ठीक से नहीं चल रहा था। तो फिर जब मैंने जाके वहाँ विज़िट किया तो हमने वहाँ पे जो लोकल BSF है, क्योंकि त्रिपुरा में बांग्लादेश के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारी कंट्री का, तो वहाँ BSF की अच्छी प्रेजेंस है, डोमिनेंस है। तो वहाँ जो BSF के जो वहाँ पे कमांडेंट थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने जगह दी फॉर आवर
हेल्थ वर्कर, फॉर आवर आंगनवाड़ी वर्कर, फॉर आवर स्कूल टीचर्स कि वो उनके यहाँ स्टे करते थे। तो मंडे से फ्राइडे वो वहाँ पे स्टे करता था स्टाफ, उसके बाद वीकेंड पे वो घर आते थे एंड देन गो बैक अगेन ऑन मंडे। सो इससे क्या हुआ कि ये जो बेसिक सर्विसेज हैं, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेटनरी सेंटर, ये सुचारू रूप से चलने स्टार्ट हुए और उन विलेजर्स को जो अभी तक इन सब फैसिलिटी से डिप्राइव थे वो उनको मिली। फिर ये एक्सपेरिमेंट हमने एक जगह किया, फिर ऐसे कई जगह में किया। सो यू नो, एज एन ऑफिसर इट इज़ अप टू यू हाउ यू फेस द चैलेंज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी डिसीजन लें वो जिम्मेवारी आपकी है, वो जवाबदेही आपकी है। यू आर आंसरेबल एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन। एंड कल को कुछ भी आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे यू नो कोई इशू हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है या कोई कम्युनल टेंशन है, तो आपको विद एम्पैथी एंड कंपैशन ही उसको सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड इट इज़ समटाइम्स, in fact many a times, that your informal channels of communication help you in managing and facing these situations. It is not only you as an officer, but you as a human being, you as an informal connect with the people there, religious leaders, spiritual leaders, जो वहाँ के कम्युनिटी में जो ओपिनियन होल्डर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत रखना इम्पॉर्टेंट है एज एन ऑफिसर। तो आई थिंक जो ऑफिसर है उसके लिए डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। इवन मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलती हूँ कि सिविल सर्विसेज में आना आसान है, लेकिन आप जिस इंटेंशन से आ रहे हो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ना, काम करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बट इट इज़ योर इंटेंशन, इट इज़ योर कमिटमेंट एंड योर आई थिंक आपका जो परिश्रम है वो आपको करते रहना है। डेफिनेटली इफ़ नॉट 100% तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 70-80% ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ आप ये करना चाह रहे थे और आप ये कर पाए हैं। एक्चुअली आपका भी एक विजन रहा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद मुझे ये चेंजेस करने हैं, ये चेंजेस लाने हैं। तो क्या आप जो करना चाहते थे उस मुकाम तक पहुँचे, या अभी कुछ और एड ऑन है जो आप सोसाइटी में, गवर्नमेंट के एंड पे, पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं जो आप आगे आपके ड्रीम्स में है? देखिए, डेफिनेटली मैंने जब सिविल सर्विसेज में जब मैंने तैयारी में कर रही थी और मैं आना चाह रही थी, तो कुछ ऐसे थे कि मुझे चीज़ें करनी है। विमेन की पोजीशन को लेके हमेशा मेरे जहन में ये चीज़ रही है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो महिलाओं की कंडीशन है, क्योंकि मैंने भी एज अ फीमेल ये फेस किया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या बाद में सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग्स में भी। देयर आर स्टिल मेनी पोस्टिंग्स अक्रॉस द कंट्री जिसमें आज तक भी कोई लेडी ऑफिसर पोस्ट नहीं हुई है। इंडिया में आज तक भी वी हैव नेवर हैड अ फीमेल कैबिनेट सेक्रेटरी, वी नेवर हैड यू नो मेनी स्टेट्स टिल नाउ दे डोंट हैव अ वुमेन चीफ सेक्रेटरी, वुमेन डीजीपीज। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी इनफैक्ट रिसेंटली मुझे लास्ट वीक एक कॉन्फ्रेंस में किरण बेदी मैम से मिलने का, उनके साथ लंच करने का भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एंड उनको भी मैंने अपनी बुक प्रेजेंट की, नेशन कॉलिंग। तो मैम से जब मेरी इंटरेक्शन हुई तो मैंने मैम से पूछा क्योंकि कि वो किस तरीके से मेल बेस्टियन को उन्होंने चैलेंज किया, किस तरीके से वो जब सिलेक्ट हुई तो कितना डिफ़िकल्ट रहा। तो शी ऑल्सो शेयर द सेम थिंग कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है सोसाइटी में वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है फॉर अ वुमेन यू नो टू चैलेंज द प्रिवेलिंग नॉर्म और उसको चैलेंज करके कुछ नया करना, एक नई पोजीशन ऑफ पावर में जाना। तो मुझे समहाउ मेरी जर्नी में मुझे ये हमेशा से फील हुआ कि हमें महिलाओं को, हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली जेंडर पैरिटी, जब हम लैंगिक समानता की बात करें तो वो जेंडर पैरिटी, वो लैंगिक समानता तभी आएगी जब हम इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज दें, इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज टू द फीमेल काउंटर पार्ट, और वो उसके जन्म के अधिकार से, द राइट टू लाइफ, जो हम देखते हैं फीमेल फिटिसाइड के केसेस आज भी हैं इंडिया में। सो राइट टू लाइफ से लेके राइट टू एजुकेशन, एंड राइट टू एजुकेशन नॉट ओनली प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सही साथ ही साथ में टू प्रोवाइड सेफर प्लेसेस फॉर वुमेन।
पब्लिक प्लेसेस में सेफ मोबिलिटी इंश्योर करना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रिड्यूस करना, तो ये सब मुद्दे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैंने कोशिश की है, मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मैंने गोमती डिस्ट्रिक्ट में भी वो 100 इनिशियल फ्लैगशिप डिस्ट्रिक्ट्स में था, पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में था, उसके बाद फरीदाबाद में, झज्जर में, गुड़गांव में भी मैंने काम किया। तो कोशिश मेरी रही कि हम विमेन एंड चिल्ड्रन और स्पेशली यूथ, एक युवा जनरेशन जो है, युवा जनरेशन के साथ भी हमें जुड़ के काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड दे ऑल्सो नीड टू बी एनलाइटेंड अबाउट आवर कंट्री। हमारे भारत की क्या लेगेसी है, क्या हेरिटेज है, और किस तरीके से हमें उस पर प्राइड फील होना चाहिए। अब आप देखते होंगे कि मैं काफ़ी इंडिया में लोकली में बहुत मेरी विजिट्स रहती हैं, वो थ्रू कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो मुझे इनवाइट्स आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे 1 या 2 वहाँ के उस जगह के जो लैंडमार्क्स हैं उसको विज़िट करूँ, उसको जानूँ, और फिर मैं शेयर करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे उसकी हिस्ट्री, उसका हेरिटेज, उसकी लेगेसी मैं बताती हूँ, ताकि हमारी यंगर जनरेशन जो मेरी पोस्ट पढ़ रही है उनको भी इंटरेस्ट जनरेट हो। हम जो इनक्रेडिबल इंडिया की जो बात करते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, इतने अच्छे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा भी ऐसी जो छुपे हुए जगहें हैं, दे आर एक्चुअली धरोहर, जो हमारे देश की धरोहर है वो पता लगे। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं कि महिलाओं के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, युवाओं को सही डायरेक्शन में लेके जाना। इंस्टेंसेस हम देख रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ के कितने इंस्टेंसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इंस्टेंसेस ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। तो किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहें, किस तरीके से हम गलत चीज़ों से दूर रहें, एंड हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इफ़ेक्टिवली एंड पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड कंट्री। हम अपने देश में सकारात्मक अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करें, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो विकसित भारत 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उसके अंदर हम जब इंडिया अपने 100 years कंप्लीट करेगा, we see a developed India in which we have equality, in which we have economic prosperity, and in which we have no section of the society which is deprived of. वो तभी होगा जब हम सरकारी तंत्र के साथ साथ हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जब वो भी उसके अंदर अपना योगदान दें, अपना पॉजिटिव योगदान दें, वो तभी संभव होगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ पार्टनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आखिरी में एक्चुअली आपकी किताब अभी लॉन्च हुई है। जी 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 जी। किसी की पहली किताब होती है, किसी की पहली कविता होती है, किसी की पहली फिल्म होती है, उसका एक अलग अनुभव होता है। जी जी जी। आपको जी कैसा लग रहा है? आप ऑथर्स की लिस्ट में आ गए हैं, एक तो ये। दूसरा, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर उनको इस किताब से कंक्लूजन कुछ बता पाया कि ये इसलिए आपको पढ़नी चाहिए, कि आप अगर इस किताब के पाठक होते, लेखक ना होते, तो इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए एस्पायरेंट्स को? फ्रेंड्स, मैंने जब अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी जब मैंने शुरू करने की सोची, तो मुझे फ्रैंकली कोई ऐसी बुक नहीं मिली कि जो कि मुझे सब कुछ बताए सिविल सर्विसेज के बारे में। सब कुछ का मतलब सब कुछ, कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के बाद क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप अफसर बन जाएंगे तो आपको क्या करने को मिलेगा, क्या आप नहीं कर पाएंगे, वो चैप्टर। फिर जब आपके मन में आ जाता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, तो वो स्टेज वाइज प्रिपरेशन कैसे करूँ, वो इस बुक के अंदर डिटेल मैंने चैप्टर स्टेज वाइज मैंने इसके अंदर डाला है। साथ ही साथ में इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने डाली है कि व्हाट इफ़ नॉट सिविल सर्विसेज। अगर आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव्स क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ प्लान बी की बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लोर करें, किस तरीके से उनको चूज़ करें, बेसिकली करियर गाइडेंस। और साथ ही साथ में मैंने एक चैप्टर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है रोल ऑफ विमेन इन ब्यूरोक्रेसी। किस तरीके से महिलाएं हमारी ग्लास जो सीलिंग्स नहीं हैं उसको शैटर करते हुए आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से उनका योगदान इतना इफेक्टिव रहा है। मैडम अन्ना रजा मल्होत्रा, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ICS ऑफिसर इन 1951। उनसे लेके अब तक का जो रिज़ल्ट है, 2022 का जो रिज़ल्ट आया, उसमें
34% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ स्टिल डेट द हाईएस्ट। तो ये सब चीज़ें मेरी बुक में हैं, और साथ ही साथ में इस बुक को और प्रैक्टिकली रेलेवेंट बनाने के लिए मैंने एक जो चैप्टर है उसमें 3 यूपीएससी टॉपर्स, अभी जो रिसेंट बैच जो 22 बैच है उसमें 3 टॉपर्स के भी इंटरव्यूज़ डाले हैं, मिस दीपिका गोयल, मिस्टर सूरज तिवारी एंड मिस्टर द्विज गोयल। तो इन तीनों के भी इसमें इंटरव्यूज़ हैं, उनकी टिप्स हैं, क्योंकि मेरे टाइम से अब पैटर्न चेंज हो गया, तो उन्होंने जो जो चीज़ें फॉलो करी, तो आई एम श्योर कि दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू देम। तो ये किताब बेसिकली एक निचोड़ है कि किसी के भी जहन में सिविल सर्विसेज के बारे में अगर आता है, सो दिस बुक नेशन कॉलिंग इज़ डेफिनेटली अ मस्ट फॉर यू, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज़ ऑल्सो फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि ये लाइफ के ओरिएंटेशन की भी बात कर रहे हैं, फेसिंग फेलियर एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस इन लाइफ। ये एक किसी भी यंग सिटीज़न के लिए, यंग एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो एक और बात हाँ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैंने इसमें 4 चैप्टर्स में कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ डाली हैं। तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ डाली हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हुए वो शिखर तक पहुँचे हैं। वो नाम मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, उसके लिए आप बुक पढ़िए। तो वो मैंने स्टोरीज़ डाली हैं, और बीच में कहीं ना कहीं मैंने बुक में कुछ किसी दूसरी पर्सनालिटीज़ के द्वारा कहे गए कोट्स भी लिखे हैं चैप्टर की बिगनिंग में और चैप्टर के एंड में, ताकि आप कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन डिराइव करते रहें। तो ये इस बुक का निचोड़ है, और इस बुक में फाइनल जो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, बेसिकली जो कंक्लूजन है, उसमें से मैं एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे सबके लिए यहाँ पढ़ना चाहूँगी। ये लास्ट पेज है जो किताब का 196, उस पे ये पैराग्राफ है, वो लिखा है इस तरीके से कि एज़ यू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, ये एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली मैसेज है कि एज़ यू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, let the words nation calling resonate in your heart. Let them remind you of the immense responsibility you are shouldering and the incredible opportunity you have to shape the destiny of our nation. Your preparation, driven by this calling, is an investment in the betterment of the society, and your dedication will be the driving force behind the ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। सो आप देखिए इसमें जो ये लाइन है, योर प्रिपरेशन ड्रिवन बाय दिस कॉलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड योर डेडिकेशन विल बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। लेट दिस कॉलिंग beckon you to serve, to lead, and to contribute to the progress of our beloved nation. Let this calling beckon you to serve, to lead, and to contribute to the progress of our beloved nation. तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही नहीं है, ये जर्नी है सोसाइटी में चेंज को लाने की, सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को क्रिएट करने की, और सोसाइटी को लीड करने की, हमारे नेशन को लीड करने की, और नेशन को उन्नति और डेवलपमेंट की जो बात है उस पर ले जाने की एक्चुअली ये जर्नी है। सो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ फॉर एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हु इज़ एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, एंड नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज बट जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई दे रहा है उनके लिए भी आई थिंक ये बुक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये बुक फिज़िकली अभी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है एट वेरियस लोकेशंस इन द कंट्री, और ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है ऑन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। यू कैन ऑर्डर योर कॉपी ऑनलाइन ऑन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो किताब ऑर्डर करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं और कविताओं कहानियों की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कोई ऐसी कविता जो आपको मोटिवेट करती है, वो अगर आप जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए साइड कर पाएँ? जी बिल्कुल, बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे मोटिवेट करती आई हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं हैं, बहुत मोटिवेटिंग हैं। आज मैं प्रसून जोशी जी की एक कविता है जो कि क्योंकि टाइटल बुक का है नेशन कॉलिंग, तो उस थीम से रिलेट करती है। वो उस कविता में से कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे
आपके प्लेटफॉर्म कविशाला के द्वारा मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर लाइंस हैं, वो देशभक्ति से ओतप्रोत वो लाइंस हैं। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फ़र्ज़ निभाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फ़र्ज़ निभाओगे। ये वचन है मेरा इस देश को, ये वचन है मेरा भारत माता को, ये शीश नहीं झुकने दूंगा। ये वचन है मेरा इस धरती को, ये शीश नहीं झुकने दूंगा, ये शीश नहीं कटने दूंगा, ये शीश नहीं झुकने दूंगा। तो ये जो पंक्तियां हैं कि मेरा वचन है मेरी धरती को, मेरा वचन है मेरी भारत माता को कि अपना फ़र्ज़ मैं निभाऊंगा, और ये अपना फ़र्ज़ निभाते हुए मैं भारत माता का शीश ना झुकने दूंगा और ना ही उसको कटने दूंगा। ये आई थिंक बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। और जो नेशन कॉलिंग है बेसिकली वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। यही हम सबका कर्तव्य है, यही हम सबका धर्म है, और इसको हम कैसे अच्छे से अच्छा कर पाएँ यही हम सबके मन में होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन आवर पर्सनल गोल्स विद द गोल्स ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और एंड में सभी के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात मैं दोहराना चाहूँगी कि सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर दें। टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो जो आप करना चाहते हैं काम उसमें 100% प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों पे ही ध्यान दें। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। ईश्वर जानने की चीज़ है ही नहीं, वो मानने की चीज़ है। तो संशय पर भी संशय होता है, संशय पर भी संशय होता है, हर बात पे संशय होता है। इस राह चलूं यह सोचा है, इस राह चलूं यह सोचा है, पर क्यों चलूं यह लोचा है। फेलियर कुछ नहीं होता। आपने अगर लर्न करा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करी होंगी। तो उन क्वालिटीज़ पे, उन अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखिए और नए रास्ते ढूंढिए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि आप कितने लायक या नालायक हैं। पूरे इस सिस्टम में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने खुद मैं इंग्लिश माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैं पढ़ाती भी इंग्लिश माध्यम में ही हूँ अभी। लेकिन मेरी हिंदी के प्रति एक ख़ास लगाव और रुझान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा है और इसका मतलब इसे कहीं पीछे छोड़ना नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को, मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को। पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा या हो सकता है नामुमकिन होगा। इतनी वेब सीरीज और भी फिल्में बनी हैं, इनमें आपको अगर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? नहीं, मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करती अभी वाले, क्योंकि बड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो सब। स्ट्रगल होती है जब कर रहे होते हैं, तो वो जो हीट महसूस होती है, सोने से कुंदन बनने की जो हीट महसूस होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। इस साल 57 सिलेक्शंस हुए हैं हमारे तथास्तु के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। अगर मैं फ़िलॉसफिकली कहूँ तो फ़िलॉसफिकली सफल आदमी वो है जो अपने आप में सुखी और संतुष्ट है। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कूदने की हिम्मत कर रहे हैं, जिगरा रख रहे हैं, तो आपको उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। पेरेंट्स को भी
तैयारी इस बच्चे के साथ करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो भी चिंता में है और वो खुद बड़ा परेशान है, उसे खुद सफल होने की बहुत जल्दी है। उस वक्त पे क्या एक एस्पायरेंट को प्यार करना अलाउड होता है? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग कहानियां जो हमने सुनी कविशाला के इनिशिएटिव बिग जर्नीज के जरिए, चाहे वो राजनीति की कहानियां हो, चाहे किताबों की कहानियां हो, लेखकों की कहानियां हो, आपको आप तक पहुंचाई हमने। पंक्ति की उस तरफ जो लोग बैठे हैं, अगर हमारी कहानियों को सुनकर, वो चाहे सक्सेस की कहानियां हो, चाहे फेलियर की कहानियां हो, अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन ला पाए तो हमारे प्रयास सार्थक होगा। इसी श्रृंखला में, क्योंकि जिंदगी का और एक इंसान के व्यक्तित्व का या व्यक्तिगत लाइफ में जो एक सपना होता है, सबको आईएएस बनने का होता है, यूपीएससी क्रैक करने का होता है, उसी के इर्द गिर्द पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिग जर्नी में तनुज हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रयास हमारा बिग जर्नी में ये कि जो कहानियां हैं वो सक्सेस की हो, फेलियर की हो, जैसा कि हमने कहा, तो आपकी क्या कहानी है? आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आईएएस रहे हैं और अब आईएएस नहीं है, तो आपकी क्या कहानी है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की और यूपीएससी में आपका इंटरेस्ट क्यों आया? पूरी क्या कहानी है अगर आप लोगों के साझा कर पाए। बड़ी नॉर्मल सी कहानी है। सदर बाज़ार के एक छोटे से इलाके से और मिडिल क्लास एक फैमिली, जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ और बचपन में मेरा पढ़ाई की तरफ कोई ख़ास रुझान था नहीं। खेलना, किताबें पढ़ना और ख़ास कर कि हमारे घर में किताबें बहुत आती थी, चाहे वो मेरी मदर जो पढ़ती थी सरिता, अग्रह, शोभा, और उससे लेके आध्यात्मिक किताबें, महाप्रज्ञ जी का पूरा संकलन रहता था, बहुत किताबें रहती थी। और साथ के साथ मुझे खुद भी नंदन और चंपक, उस वक्त की जो किताबें रहा करती थी, वो पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो वो सब पढ़ते पढ़ते उन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ाई की किताबों में ख़ास इंटरेस्ट था भी नहीं। लेकिन 12th के बाद फिर मेडिकल साइंस की तरफ रुझान हुआ, उसके एग्जामिनेशंस दिए, बीडीएस किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से। और इंटर्नशिप के दौरान पता चला कि एक ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे कोई तो जॉब लगती है, जिसमें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने कहा अब तो यही करेंगे। बस फिर उसका यूपीएससी के विषय में हल्का सा अंदाज़ा लगा, बहुत नॉलेज थी नहीं, लेकिन मैंने देखा है जीवन में आप कुछ करने की ठान लेते हो तो लोग भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाती है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि जब सोच लिया तो बहुत सारे लोगों ने मदद भी कर दी। यूपीएससी की तैयारी शुरू भी हो गई, निकल भी गया, सर्विस भी कर ली और अब तो छोड़ भी दी। अच्छा, तो आपका, मुझे अभी तक लगता था कि जो आपका जो डॉक्टर है आप लगाते हैं वो आपने पीएचडी किया है किसी सब्जेक्ट में, बट आपने लोगों के लिए क्लियर कर दिया कि वो आप एमबीबीएस हैं, आप भी डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच इसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपने जो पढ़ाई की वो मेडिकल से पढ़ाई की और आपने यूपीएससी के लिए स्विच किया, तो क्या, एक तो मैं समझना चाहता हूँ क्या कारण रहे उसके, दूसरा आपने कौन से सब्जेक्ट्स पिक करे जब आपने अपनी मेडिकल से और यूपीएससी में स्विच करा? अगर जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप ये चीज साझा कर पाए। मेरे पास स्कूल में पीसीएमबी था। हाँ, तो मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों थी और फिर मेडिकल के एग्जामिनेशन दिए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर वहाँ पे ही चल निकले। हाँ जी, यूपीएससी की तैयारी का मैं समझना चाह रहा था कि उस समय पे आपने किस तरीके के सब्जेक्ट्स लिए? अच्छा, उस समय यूपीएससी की तैयारी मेरी थोड़ी सी रैंडम शुरुआत हुई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं था और पहली बार मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा इतने अटेम्प्ट कौन देगा, है ना, तो इससे अच्छा क्या करते हैं, इस साल का भी एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन उस साल प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे, तो फिर वो 3 महीने में कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ करके दोस्तों से किताबें और रिसोर्सेज वगैरह पता करके तैयारी शुरू कर दी और प्रीलिम्स निकल गया। अब जब प्रीलिम्स निकल गया तो 3 महीने में मेंस था, लेकिन तब तक ये अंदाज़ा नहीं था ऑप्शनल क्या लेने, और उस वक्त 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मैंने अपने ऑप्शनल्स लिए और 3rd अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ जब मैंने फ़िलॉसफ़ी अपना ऑप्शनल लिया। मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ाती भी हूँ। तथास्तु में दर्शन शास्त्र।
अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से आप लोग सक्सेस हुए, बहुत सारे लोग फेल हुए होंगे जिनको सफलता नहीं मिली। एक तो आप जो पूरा परिणाम है वो चाहे भाषाओं का बैरियर रहा हो, इसमें चाहे क्षेत्रों का बैरियर रहा हो, चाहे सब्जेक्ट्स की वजह से कुछ कारण है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो लोग फेल हुए, आप जो पूरा परिणाम है आप उसको किस तरीके से देखते हो, चाहे वो सफलता की दृष्टि से हो और चाहे वो असफलता की दृष्टि हो, जो लोग सफल हुए, जो लोग असफल हुए, तो ये पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? यूपीएससी के परिणाम हमेशा एक जिसे कहते हैं ना, एक हाइप उनकी रहती है। जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके जीवन में सेलिब्रेशन, और उसको वो दुनिया कहने आ ही जाती है कि आपने बड़ी मेहनत करी थी, है ना, मुझे तो पता था इस लड़के या लड़की का सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। और जिसका नहीं होता कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा डिसहार्टनिंग रहता ही है। सो आई वुड से कि रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेक और ब्रेक सिचुएशन, तो ऐसा ही रहा होगा। अगर फिलॉसफी का के लिए पूछें तो फिलॉसफी का रिजल्ट इज़ गुड। ओके मैम, हमेशा से एक जो कंफ्यूजन रहता है, हमेशा से डिबेट होता रहता है न्यूज चैनल्स में हो या फिर लोगों के बीच में हो, कि जो भाषाओं का चयन है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, उसको लेकर आपका क्या, मतलब किस तरीके से आपने पूरा सिनेरियो देखा? क्योंकि आप तथास्तु में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो कभी हिंदी का चयन करते होंगे, कभी इंग्लिश का चयन करते होंगे, और कभी सफल या असफल हो जाने के बाद में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं क्या कि भाषाओं का या भाषाओं की वजह से मैं अगर हिंदी में तैयारी करता तो बेटर कर लेता, या मैं इंग्लिश में तैयारी करता तो बेटर कर लेता। तो जो भाषाओं का चयन है वो यूपीएससी की तैयारी में या फिर जो एस्पायरेंट्स के दृष्टि से वो कितना इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा सिनेरियो किस तरीके से देखा? पूरे इस सिस्टम में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने खुद मैं इंग्लिश माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैं पढ़ाती भी इंग्लिश माध्यम में ही हूँ अभी, लेकिन मेरी हिंदी के प्रति एक खास लगाव और रुझान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा है और इसका मतलब इसे कहीं पीछे छोड़ना नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। लेकिन अब प्रॉब्लम मैंने खुद महसूस करी, मैं चाह रही थी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी पढ़ाई का एक खोला जाए, कोई ज़रिया खोला जाए, कोई कोर्स निकाला जाए, लेकिन नहीं है उतना अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो सिर्फ 2-4 टीचर्स से नहीं होता, बहुत सारा जो जनरल टीचर्स हैं उनकी सब्जेक्ट पे उतनी पकड़ भी महसूस नहीं हुई मुझे पर्सनली। तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि इनपुट में प्रॉब्लम है। बच्चा बहुत मेहनती है, हिंदी मीडियम का बहुत ज़्यादा मेहनती है और उसकी लगन भी देखते बनती है, लेकिन है प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगर कंटेंट इम्प्रूव हो जाए, जो उसकी प्रोसेसेस हैं, जैसे जो मेजर अखबार हैं आप देखेंगे वो हिंदी में नहीं आते। अब बच्चा अगर हिंदी मीडियम का इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है तो उसको वर्ड्स, उसकी जो वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन, वो सब अलग होता है। कुछ बड़ी किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम में हैं, कुछ करंट अफेयर्स ऐसा है जो इंग्लिश माध्यम में है, और जहाँ हिंदी माध्यम में है भी वो ट्रांसलेटेड वर्जन है। आप तो कवि हैं तो आप जानते होंगे कि कविता का ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो वो भाव बदल जाता है और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो वो नोट्स में कहीं ना कहीं महसूस होता है, आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार इसका मतलब क्या है ना, इसका समझ नहीं आया। तो वो ओशियानिक सर्कल्स को वो सागरीय कुछ और कर देंगे, वृत्त कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये शब्द है क्या। तो प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए और ओवरऑल हिंदी माध्यम के बच्चों को भी एक डिमांड रेज करनी चाहिए कि हाँ ऐसा क्वालिटी चीज़ें चाहिए। मैम, चूंकि हमेशा से रियल लाइफ और रियल लाइफ में आजकल पहले बहुत बात होती थी, लेकिन कुछ विजुअल्स के जरिए आजकल जो चाहे वो 12th फेल रहा हो, चाहे उसके पहले एस्पायरेंट रहा हो, बताने की कोशिश की गई है कि रियल लाइफ कुछ जो एस्पायरेंट्स की होती है वो इस तरीके से होती है। तो इसको थोड़ा अच्छे से मुझे लगता है रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी है, ताकि जो एक वास्तविकता है वो लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा क्या तथास्तु में जब आपके पास बच्चे आते हैं, एस्पायरेंट्स आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, आपसे बात होती है, डिस्कशंस होते हैं, आपकी टीम से मिलते हैं,
जो एंड ऑफ द डे देखें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या होती है, किस तरीके की जो उनको रिजल्ट्स हैं वो चाहिए होते हैं आपसे, एक्सपायरिंग की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है तथास्तु से और आपसे। अभी तो हमने शुरुआत करी है। पिछले साल तथास्तु की शुरुआत हुई, तो अभी तक कंप्लेन्स या कोई भी बच्चा फेल वाला तो हमारे पास आया नहीं है। इस साल 57 सिलेक्शंस हुए हैं हमारे तथास्तु के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। तो इंटरव्यू जिनका हमने इंटरव्यू की तैयारी करी या उनका मॉक इंटरव्यू लिया, सिर्फ उन बच्चों से 57 सिलेक्शंस आए हैं। बच्चों की एक्सपेक्टेशन, देखिए बच्चा है ना, जब घर से चलकर आता है वो एक सपना लेकर आता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। अब उसे रास्ता पता नहीं होता और वो बस एक एश्योरेंस चाहता है कि कोई गुरु, कोई इंस्टीट्यूट, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे सही रास्ता बता दे, मेहनत मैं कर लूँगा। लेकिन जैसा कि बहुत सारी चीज़ों के साथ हो चुका है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, अलग अलग चीज़ें, कमर्शलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो जिस तरीके से हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो पैरामाउंट होना चाहिए, जो सबकी एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई बच्चे को सही गाइडेंस मिले, बच्चा सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस टोटल सिनेरियो में ये चीज़ मुझे लगता है तथास्तु में मैं फोकस करती हूँ कि बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर तथास्तु में बच्चा आया है तो उसको वो गाइडेंस मिले जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। और ये क्योंकि वही वो चाहता है, वो एश्योरेंस चाहता है, वो राह चाहता है कि मेरे को ये बताओ कि मुझे पढ़ना क्या है। 10 अवेलेबल है इन कंटेंट, तो उसमें से काम का कंटेंट क्या है। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, MCQ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी क्या करूँ। तो जो एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस है वो मैं तथास्तु पे कोशिश करती हूँ इंश्योर करने की। इसके अलावा मेहनत तो देखिए बच्चे को करनी है, कोई भी व्यक्ति किसी को सक्सेसफुल नहीं कर सकता, मेहनत बच्चे को ही करनी है। मैम एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो बहुत सारे लोग जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। अलग अलग लोगों से जब हमने बातें की तो उन्होंने अपने तरीके से जो सफलता की कहानी है, सफलता की कहानी बताने की कोशिश की। जब स्पिरिचुअल डिस्कशंस हुए तो उसमें उनकी कहानियां अलग हैं। जब किसी डॉक्टर से हमने बात की तो उनकी कहानी अलग है। आपकी क्या कहानी है? आपके लिए सफलता क्या है, असफलता क्या, आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर मैं फ़िलासफ़िकली कहूँ, जो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी है, तो फ़िलासफ़िकली सफल आदमी वो है जो अपने आप में सुखी और संतुष्ट है। सुखी और संतुष्ट यानी कि वो अपने साथ जीवन में रह सकता है। जैसे अगर मैं अकेली बैठी हूँ और अगर मैं अपना आंकलन कर रही हूँ मैं कि कैसा इंसान हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ, तो मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, आई एम अ गुड पर्सन। मैंने अपने जीवन को उस तरीके से जिया जिस तरीके से जीना चाहती थी या जीना चाहती हूँ, तो वो एक सफलता है। अब उसके अंदर आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी बाकी जितनी भी चीज़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सारी चीज़ें, सोशल ग्रोथ हो, ये सब उसके अंदर है कि अगर मैं वो होना चाहती हूँ जो मैं और हो रही हूँ, तो मैं खुश हूँ, सफल हूँ। अब इसमें असफलता आ जाती है कि कई लोग एक एम बनाते हैं, उन्होंने बनाया कि करियर के अंदर मुझे ये होना है, नहीं हो पाए, तो ये एक इवेंट है। उसके अंदर आपका गोल आप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहिए। आप अपना आंकलन कीजिए और अपना गोल चेंज करिए, क्योंकि फिक्स्ड गोल्स कोई फिक्स्ड गोल्स होते ही नहीं है लाइफ में, किसी के नहीं रहे। आप किसी बड़े महान आदमी के आप गोल्स देख लीजिए, कोई फिक्स्ड नहीं रहा। क्या उन्होंने बोला कि मैं तो यही करूँगा बस, नहीं, आप ग्रो करते हो, आप लर्न करते हो, इवॉल्व करते हो, नया गोल बना लेते हो। सो आई थिंक असफलता एक पड़ाव है। मैं हमेशा कहती हूँ असफलता एक पड़ाव है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवेंट है, हो गया, निकल गया, आगे बढ़िए और नए रास्ते खोलेंगे। अमिताभ बच्चन को रेडियो ने मना कर दिया था। अगर वो रुक जाते और ये सोचने लगते कि मेरा तो कुछ नहीं, तो मतलब, और आज आप देखिए वो वही आवाज़ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सो वी नेवर नो
कि हम ट्रूली असफल हुए हैं या सोसाइटी अभी हमें समझ नहीं पा रही, ऐसा भी हो सकता है। तो हम अपने आप को ना जज करें, मुझे लगता है। अच्छा, आपने थोड़ा पोइटिक वे पे बोला कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन की आवाज़ सब लोग उसको मतलब उसको पसंद करते हैं, वही पहचान है कि अमिताभ बच्चन नहीं भी होंगे लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी सुन लेता है तो वो फील करता है। अगली चीज जो है मेरी जिज्ञासा या लोग जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से रियल लाइफ के माध्यम से या रील्स के माध्यम से या फिर जितना भी वेब सीरीज या फिल्में आती हैं उसके माध्यम से एक चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि एस्पायरेंट्स का एक लव स्टोरी है, वो एंगल दिखाया जाता है उसमें। तो मैं समझना चाहता हूँ या आपको ओपिनियन इसमें जानना चाहता हूँ कि जिस समय पे एक एस्पायरेंट तैयारी कर रहा होता है उस वक्त पे क्या एक एस्पायरेंट को प्यार करना अलाउड होता है? आपका ओपिनियन क्या है? आप किस तरीके से पूरे दृश्य को देखते हैं? क्योंकि इसलिए समझना जरूरी है कि अगर एस्पायरेंट किसी के साथ प्यार में है, किसी पार्टनर के साथ प्यार में है, तो वो उसकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें ला सकता है, उस रास्ते को कितना आसान बना सकता है, जो जिस भी रास्ते में निकला हुआ है उसको यूपीएससी क्रैक करना, उसको आईएएस बनना है। और दूसरा, उस रास्ते में कितनी वो बाधाएं ला सकता है, कितनी रुकावटें पैदा कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? सो यंगस्टर्स तो जहाँ पर भी हों, यूपीएससी वाले हों या कहीं किसी भी स्ट्रीम के हों, इट डजंट मैटर। मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स कॉमन ही रहती हैं और परमिशन लेके तो यंगस्टर्स प्यार करते नहीं हैं, करते हैं तो कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है वो जो जिसे कहते हैं ना फॉर्मेटिव एज, उस दौरान में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी इस प्यार वाले सिनेरियो में पढ़ते हैं, तो बड़ा सोच समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक पुराना एक शेर है कि लम्हों ने खताएं की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो जो लम्हे लम्हे मतलब वो जो नादानियाँ होती हैं उस समय की, वहाँ पे कई बार बच्चे अपना बहुत प्रेशियस साल बर्बाद कर देते हैं, है ना। जैसे जो जिस साल में पढ़ाई करनी थी, जिस साल सिलेक्शन लेना था, जिस साल नौकरी लगनी थी, उस साल को वेस्ट नहीं होने देना हमें। वी हैव टू बी वेरी वेरी सिक्योर के बाद में किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं और सब लोग ख़राब होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके जेंडर के हैं या दूसरे ऑपोजिट जेंडर के हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपको समझते हैं, आपको जिनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और अगर ऐसे कोई दोस्त हैं, और अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का आपका कोई ऐसा दोस्त आगे चल के आपको लगे कि दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, एक रिश्ते में तब्दील करना चाहिए, तो करा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ करियर सेट होने से पहले तक दोस्त रहिए, और जब आपका सेटल हो जाए, चीज़ें आप समझ लें एक दूसरे के बारे में, उसके बाद देन यू मूव ऑन टू बिकम लाइफ पार्टनर्स। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तब तक पेरेंट्स भी मान जाएंगे, टेंशन भी कम होगी, किसी का फ़ोन नहीं उठाया तो कोई नाराज़ भी नहीं होगा, है ना। सोसाइटी से छुपना भी नहीं पड़ेगा, और आपके पास हमेशा ऑप्शंस खुले रहेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी सिक्योर। और पहले करियर सेट कीजिए। एक पुराना वो भी चलता है ना कि करियर सेट होगा तो सब चीज़ें आपके पास खुद चल कर आएंगी, और अगर आपका करियर सेट नहीं है तो जो आ रहा होगा, जो होगा, वो भी चला जाएगा। इसीलिए शायद वो राजेंद्र नगर या जो आपने अलग अलग नेटफ्लिक्स की या जो अलग अलग इन सीरीज़ की बात करी, तो वहाँ पे यही दिखाया है कि रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं सिलेक्शन ना सिलेक्शन के एक इवेंट या डिसीजन से, है ना। कि कोई रिज़ल्ट आया, उसके बाद कितने रिलेशनशिप्स बनते हैं और कितने टूट जाते हैं। तो वो जो टूट जाते हैं उनका दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें रुकना चाहिए अपने मेजर डिसीजंस के लिए। मतलब प्यार करना अलाउड है, बट कुछ कंडीशंस के साथ में। सो प्यार करना चाहिए, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एक शायद किताब भी है, इश्क विद टर्म्स एंड कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं मैम।
क्योंकि हमेशा मेंटल हेल्थ की बहुत बातें होती हैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी एंड कॉर्पोरेट हाउसेज वो बात करते हैं, लेकिन एस्पायरेंट को मेंटली तैयार रहने के लिए, उसको मेंटली फिट रहने के लिए, जब मैं मेंटली फिट बोल रहा हूँ तो उसकी लाइफ में चाहे वो एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, उससे मार्क्स जब कम आते हैं, चाहे जिस समय तैयारी कर रहा है, कोचिंग सेंटर कोई एग्जाम हुआ, कोई टेस्ट हुआ, ऑनलाइन कोई टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे उसके नंबर्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, उसको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा। एक तो खुद को तैयार रखता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर रखता है, दूसरा साथ में अपने घर को भी वो सांत्वना दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक है और मैं निकाल लूंगा। अभी हमने एक कहानी जो एस्पायरेंट्स में देखी हुई, जिसमें संदीप भैया होते हैं, अपने घर को किस तरीके से मना रहे होते हैं, अपने फादर को बता रहे होते हैं, कभी जताया नहीं कि मेरा नहीं हुआ, बट वो एक कहानी चल रही होती है। तो चूंकि आप एक एस्पायरेंट रहे भी हैं और आप तथास्तु में बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देख भी रहे हैं, आपने किस तरीके से खुद को मेंटली फिट रखा है, मेंटली प्रिपेयर रखा चीजों को लेकर, कोई भी फेलियर आएगा तो मुझे नीचे झुकना नहीं है, मुझे आगे तैयारी करते रहनी है। किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और दोनों परिदृश्य से, कि एस्पायरेंट जब थे उस टाइम पे और जब एस्पायरेंट्स को आप देख रहे हैं, किस तरीके से एस्पायरेंट खुद को अपने मेंटली फिट रखता है, मेंटली तैयार रखता है, किसी भी डाउन टाइम से या किसी भी अप टाइम से, किसी भी खुशी को किस तरीके से लेता है? ये वो कहते हैं स्थितियाँ परिस्थितियाँ तैयार कर देती हैं। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कूदने की हिम्मत कर रहे हैं, जिगरा रख रहे हैं, तो आपको उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। चाहे शुरुआत में बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैंने देखा है नहीं होती, जब वो आते हैं तो वो इस आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि पहला अटेम्प्ट देंगे और पहली अटेम्प्ट में ही रैंक 1 लेकर और हम निकल जाएंगे, बाकियों का पता नहीं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ओवर द टाइम जब आप सिलेबस देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, तो वी रियलाइज़ कि चीज़ें शायद उतनी आसान है नहीं ना। तो वो हिम्मत धीरे धीरे आती जाती है बच्चे के अंदर। और पेरेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी तैयारी इस बच्चे के साथ करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो भी चिंता में है और वो खुद बड़ा परेशान है, उसे खुद सफल होने की बहुत जल्दी है, तो उसके ऊपर ये सवाल कि तैयारी कैसी चल रही है ना, इस बार हो जाएगा क्या, अरे पिछली बार नहीं हुआ, मौसी पूछ रही थी, है ना, बुआ ने कहा कि उनका पड़ोसी का हो गया, तुम्हारे बच्चे का नहीं हुआ। ये सब बातें उन्हें नहीं बताएं, क्योंकि इससे बच्चा और परेशान ही होगा, और जब वो परेशान होगा उसकी तैयारी अफेक्ट होगी। और अल्टीमेटली इट डजेंट मैटर किसके बच्चे का हुआ, इस बार नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पीछे का सब धुल जाएगा। सफलता एक बार आती है, लेकिन पीछे के सारे जो असफलताएं होती हैं वो धुल जाती हैं। तो इसीलिए वेट कीजिए और मेंटेन दैट बोल्डनेस एंड हिम्मत। और देखिए, सिंपल बात है, सरकार भी सिलेक्ट कर रही है उन ऑफिसर्स को जो हिम्मती हों। और अगर एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं झेल पा रहा बच्चा, तो शायद वो कल को ओके। सो एक मैम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि जो हमेशा हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन में बात की लोगों से और उनका अलग अलग थॉट्स हैं उसको लेके। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे जब मैं 12th की तैयारी करता था तो उस समय मेरा और हर एक गांव के बच्चे का सपना होता है कि उसको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करनी है, तो हम बोर्ड के सामने लिख लेते थे कि आईआर बन, होगा नहीं होगा नहीं पता हमें। और मैंने 12th खत्म करने के बाद जाकर इलाहाबाद में अपना एग्जाम दिया, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, तो मेरी सर बीएससी ऑनर्स से किसी चीज के मैं एग्जाम दिया कि यहाँ पे रहकर मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा, अपने ग्रेजुएशन करूंगा, यहाँ से ही तैयारी करूंगा, क्योंकि हमारे एरिया में इतना ही जो विकसित लोगों का दिमाग है उतना ही है कि इलाहाबाद में लोग जाके तैयारी करते हैं, वहां से यूपीएससी निकालते हैं। मैंने जाके वहाँ पे एग्जाम दिया, उसके बाद कॉलेज से जब रैंक ठीक ठाक रैंक आ गई तो उन्होंने कॉल किया कि आप एडमिशन ले लीजिए, बट कहीं ना कहीं मैं ना इलाहाबाद गया, ना मैंने एडमिशन लिया, ना मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी की, जो मेरा बचपन से सपना था। 12th तक तो था ही, और मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में फिर मैंने बीटेक किया, उसके बाद जो आगे की कहानी है। तो ओवरऑल सिनेरियो से जो हम समझना चाहते हैं कि लक कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी लड़के के 100 नंबर आए, उसका सिलेक्शन हो गया, 99.5 नंबर आए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 जो 0.5 मार्क्स हैं या फिर से कम जो मार्क्स होते हैं उसमें लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है।
क्या लक यहाँ पे रोल प्ले करता है? लक को आप किस तरीके से लिखते हैं? क्या आप खुद लक को मानते हैं? और ओवरऑल सिनेरियो में, एस्पायरेंट के सिनेरियो में, यूपीएससी के सिनेरियो में आप लक को कितना मानते हैं? किस तरीके से रहता है? लक जिस डेफिनेशन में हम समझते हैं उस डेफिनेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर में जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और मैं उसको मानती हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो जब अपना रोल प्ले करती हैं तो वो किसी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में डाल सकती हैं। लेकिन बात जब ये है कि जब हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो क्यों उनके विषय में विचार करें, है ना। जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि देयर आर सर्टेन फोर्सेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स in life, in this world, in this nature, which are beyond our control. Okay. So मैम, चूंकि अभी डिस्कशन चल रहा था कि आपका जो आपने कविशाला में प्रोफाइल शायद 2022 में बनाया था, कविशाला में भी आपकी पोइट्रियां, कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। कविशाला पे बात कर रहे हो, कविताओं की बात ना हो तो ऐसे नहीं हो सकता है। हम आपसे कुछ कविताएं आप कविशाला से सुनाएं, या फिर आपके पास कुछ कविताएं हो आपकी पसंदीदा कविताएं, अगर आप साझा कर पाए हमारे ऑडियंस के लिए। आप बताइए कि कौन सी आपको कविता सुननी है, ज़्यादा फिलोसफिकल सुननी है या जो आसानी से समझ आ जाए वैसी, या कुछ मिक्स फिलोसफिकल पॉपुलर? दर्शन से शुरू करते हैं, फिर नॉर्मल सामान्य जिंदगी में आएंगे। चलिए ठीक है। तो एक मेरी कविता है, एक थोड़ी ज़्यादा डीप फिलोसफिकल है, उसको रहने देते हैं। वो थोड़ी जिसको दर्शन की नॉलेज है उनको शायद उन दर्शकों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन सबको शायद नॉलेज होती नहीं है। तो इससे शुरू करते हैं। एक कविता मैंने लिखी थी, संशय। संशय का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, डाउट। एक ऐसा डाउट जो हमें दूसरों पे भी होता है, खुद पे भी होता है, नियति पे भी होता है, भाग्य पे भी होता है, अपने किए काम पे भी होता है कि पता नहीं अच्छा है कि नहीं। तो संशय, तो संशय पर भी संशय होता है, संशय पर भी संशय होता है, हर बात पे संशय होता है। इस राह चलूँ यह सोचा है, इस राह चलूँ यह सोचा है, पर क्यों चलूँ यह लोचा है। बात किसी की ना मानूं, बात किसी की ना मानूं, सुनूं सिर्फ खुद की यह भी तो धोखा है। हमें सब पे संशय होता है ना कि उसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, फिर लगता है खुद की मन की करनी चाहिए, फिर खुद पे संशय होने लगता है कि क्या हमें खुद की भी सुननी चाहिए। बात किसी की ना मानूं, बात किसी की ना मानूं, सुनूं सिर्फ खुद की यह भी तो धोखा है। चल मान भी लूँ तेरा कहना, चल मान भी लूँ तेरा कहना, तू मान भी ले मेरा कहना, पर कहने से क्या होता है। लोग कहें विश्वास करो खुली आँखों से, लोग कहें विश्वास करो खुली आँखों से, पर सत्य कहूँ विश्वास तो अंधा ही होता है। अगर आप कॉशियस है तो विश्वास कहाँ, तो विश्वास तो अंधा ही होता है। विश्वासघात पर लेप लगा लो कितने ही, विश्वासघात पर लेप लगा लो कितने ही, पर क्या टूटे दिल का इलाज होता है। समाज, सरकार, परिवार, प्रेमी, प्रेयसी, संतान, सबसे विश्वासघात सुना है, लेकिन क्या ईश्वर सच्चा होता है। हम हमेशा न्यूज़ में इधर उधर सुनते हैं ना, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने मेरे को ऐसा कह दिया। तो समाज, सरकार, परिवार, प्रेमी, प्रेयसी, संतान, सबसे विश्वासघात सुना है, लेकिन क्या ईश्वर सच्चा होता है। धरती पर लाकर पल पल हमारा इम्तिहान लेता, धरती पर लाकर पल पल हमारा इम्तिहान लेता, ये ईश्वर, क्या विश्वास ऐसा होता है। अब विश्वास करूं मैं किस पर, अब विश्वास करूं मैं किस पर, जब खुद पर संशय होता है। सत्य यही है कि जब भी कोई कुछ कहता है, संशय मुझको होता है, संशय मुझको होता है। सुमन, थैंक यू। आपने अच्छी कविताएं हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ उनके लिए साझा की। मैं हमने इस जो पूरा जर्नी है, बिग जर्नी, तो उसमें अलग अलग लोगों से बात की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें हुई। तो मैं थोड़ा एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ कि क्या जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं कि उसमें पूजा पाठ होती है, उसमें बहुत सारा अध्यात्म पढ़ते हैं लोग,
पूजा करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स मानते हैं। तो आप अध्यात्म को मानते हैं, मानते हैं तो कितना मानते हैं? मैं मानती हूँ ईश्वर, अब ईश्वर की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, हमारे ऊपर कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम ना पूरी तरह से जान सकते हैं, ना हम उसको डिकोड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ईश्वर जानने की चीज़ है ही नहीं, वो मानने की चीज़ है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस लिमिटेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मैं उसे मानती हूँ। मैम, जो एस्पायरेंट है उनके लिए थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको टिप्स देनी हो या कुछ आपकी जर्नी से कुछ इनपुट्स जो निकले हो वो आपको जो आगे पहुंचाने हो लोगों तक, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की अगर तैयारी करनी हो तो उसके लिए क्या इनपुट्स होंगे या क्या टिप्स होंगी? प्री की तैयारी सिंपल, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है और अपने आप को रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए टेस्ट करते रहना है। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी, हर टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना है कि मैं उस जवाब तक कैसे पहुंचा, कैसे अपने लॉजिकल एप्टीट्यूड को रिफाइन करूं ताकि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर सकूं। मेंस की अगर तैयारी करनी हो उसके लिए लिखना, खूब लिखो और जितनी बार लिखो उतनी बार एनालाइज करो कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखना एक स्टोरी टेलिंग है। द बेटर स्टोरी टेलर यू आर, the better you can articulate, the better tone and tenor you can maintain in your answers, the better answers you write. और इंटरव्यू की तैयारी करनी हो तो उसके लिए बस जो सारी चीज़ें हमने लिखने में सुनी थी वही सारी चीज़ें जब आप बोलने में ले आते हैं, प्लस ऑनेस्टी एंड अ वे ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन जब आप अपनी कन्वर्सेशंस में इंक्लूड कर लेते हैं तो आई थिंक यू कैन एक्सेल एट इंटरव्यू। मैम, चूंकि बहुत टफ एग्जाम है यूपीएससी का, जिस तरीके से उसका प्रोसेस होता है कि प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कोई भी व्यक्ति अगर मेंस में फेल हो गया तो उसको वापस से प्री देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू में फेल हो गया तो वापस से प्री देना पड़ेगा। एक तो प्रणाली में हमेशा इसके क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं और वो लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कभी-कभी लगता है कि नहीं, अगर कोई इंटरव्यू तो वैल्यू होनी चाहिए उस एस्पायरेंट की, तो उसने प्री निकाला, उसने मेंस निकाला है, उसको इंटरव्यू में अगर उसका नहीं हुआ है तो हो सकता है वापस इंटरव्यू दे, या कुछ और प्रणाली हो सकती है, कुछ और सुझाव हो सकते हैं। तो जो रीस्टार्ट का कॉन्सेप्ट है पूरे यूपीएससी में कि आपको अगर इंटरव्यू नहीं हो तो आपको जीरो से फिर से आपको हिसाब सीढ़ी वाला गेम, जिस हिसाब में काट के आपको नीचे आना है, फिर से स्टार्ट करना है। तो प्रणाली को किस तरीके से देखते हैं यूपीएससी का प्रणाली है इस टाइम पे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए आपके हिसाब से? अगेन, क्योंकि आप दोनों तरफ के लोगों को देखते हैं, आप एस्पायरेंट रहे भी और आप आज एस्पायरेंट को देख भी रहे हैं, तो इसलिए आपका ओपिनियन इस पे समझना चाहता हूं। मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत चेंज होना चाहिए प्रणाली के अंदर, पूरी एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत का यूथ तबका जो यूथ है वो इस एग्ज़ाम में डिवोटेड है। तो जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके पास एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, क्योंकि उसने एक पड़ाव पार किया है तो उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए। सिमिलरली विद मेंस, जिसने मेंस क्लियर कर लिया है उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। वो उस सर्टिफिकेट को, उस अपने जिसे कहना चाहिए उस अचीवमेंट को कहीं पर ले जा सके और दिखा सके कि देखो मैंने मेंस क्लियर किया है, तो यानी कि मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। तो उसे लोग उसकी उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करें और उसे जॉब दें, क्योंकि इस लंबी प्रोसेस में सीटें उतनी हैं, हम सीटें नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस प्रणाली में जो बच्चा आ रहा है, सीख रहा है, नॉलेज बेस इंक्रीज़ कर रहा है, अपने टैलेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब वो कभी खाली हाथ जाता है तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि 4 साल बच्चे ने इन्वेस्ट करे और खाली हाथ चला गया। ये एक बड़ा नेशनल लॉस है। क्यों ना उसको हम एक रिकॉग्निशन में तब्दील करें, जहाँ पे बच्चा अगर मेंस भी क्लियर कर रहा है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लग जाएँ। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे कंपनीज़ की लाइन लगनी चाहिए कि अरे यार, जिस आदमी ने यूपीएससी का मेंस क्लियर करा है उसको कितनी नॉलेज होगी कंटेंट लिखने की, तो क्यों ना उसे कंटेंट राइटर लिया जाए। तो वो होना चाहिए। क्योंकि मुझे इसलिए भी इम्पोर्टेंट लगता है कि जब मैं 12वीं की पढ़ाई करता था तो मेरे यहाँ हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने यूपी पीसीएस का 4 बार इंटरव्यू दिया था, उनका नहीं हुआ। और मुझे भी लगता है कि वो स्कूल को डिजर्व करते थे, जहाँ पे भी हम लोग पढ़ते थे, वो बहुत मतलब अच्छी जगह पे होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वहाँ पे वो हिंदी
के टीचर थे और हिंदी हम लोगों को पढ़ाते थे, तो मुझे लगता है अगर प्रणाली में चेंज होगा तो जिस तरीके के लोग हैं उनको भी कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और कुछ उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। ओके, सो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है 2 मिनट मैगी में, जो मैगी जिस तरीके से 2 मिनट में बनके मिल आ जाती है लोगों के लिए खाने के लिए, उसी तरीके से लोगों को जो दूसरा लाइफस्टाइल है या लाइफ में प्रोफेशनली जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीजें को, कोई एस्पायरेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई किताब लिख रहा है, तो अगर ये वर्टिकल के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी जो डेली लाइफ है वो 2 मिनट मैगी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल इंप्लीमेंट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है, लोगों को उसके कई कारण हो सकते हैं, इंटरनेट की वजह से कई चीजें चेंज हुई। आपका क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से देखते हैं जो आज के दिन में लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना थोड़ा बदल गया है अब जब वो क्या कहते हैं रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की एक्सपेक्टेशन ना रखें लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपको कुछ बड़ा और बढ़िया करना है तो लाइफ में पेशेंस चाहिए। बिना पेशेंस के बहुत बड़ी और अच्छी सक्सेस नहीं मिलती। छुटपुट सक्सेस मिल सकती है क्योंकि वन नाइट वो कहते हैं ना वन डे फेम, ओवरनाइट सक्सेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल रहना है या किसी भी चीज़ के अंदर रहना, तो यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लंबा समय जब आप चुपचाप बैठ के काम कर रहे हो बिना किसी रिवॉर्ड्स के, वो बहुत ज़रूरी है इन लाइफ। बहुत सारी पेशेंस चाहिए और मुझे लगता है अगर सबके पास पेशेंस कम है तो जो वो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो पेशेंस रखेंगे, उनके लिए आसान है रास्ता। चूंकि मैम फिर से कविशाला पे बात कर रहे हैं तो एक चीज जरूरी है साहित्य को समझना कि साहित्य का जो भी एस्पायरेंट होता है या फिर एक जो व्यक्तिगत लाइफ होती है एक इंसान की, उसमें साहित्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी की कविताएं हों, वो मराठी भी हो सकता है, वो गुजराती भी हो सकता है, वो किसी भी भाषा का साहित्य हो सकता है। साहित्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान की लाइफ में और एक एस्पायरेंट की लाइफ में? मेरे हिसाब से साहित्य का रोल सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एस्पिरेंट ही नहीं, मतलब सभी की लाइफ में। और मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है किताबें पढ़ने का। तो जैसे मैंने बताया, घर पे जब हम थे तब भी बहुत किताबें रहा करती थी, बाल कहानियों से लेके और कुछ गुड़ साहित्य भी रहा करता था, तो वो मैंने बहुत पढ़ा। फिर कॉलेज के समय में एन रैंड, पॉलो कोएल्हो और डैन ब्राउन, सारे ये सब ऑथर्स मैंने बहुत पढ़े। तो उसका ही नतीजा है कि शायद ओवर द टाइम एक नॉलेज बेस इकट्ठा हुआ जिसने मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मदद करी। तो मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप कितनी भी अच्छी वीडियो देख लीजिए, कितना भी अच्छा कुछ और वैसे कर लीजिए, लेकिन जो पढ़ने का एक मज़ा है, जो पढ़ने से आपको एक इंसाइट आती है, वो सुन के या देख के नहीं आती। कहीं ना कहीं वो जो फील है वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जैसे अभी बात भी हुई हमारी, पेशेंस कम है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट पढ़ो डेली, ज़्यादा मत पढ़ो लेकिन 10 मिनट पढ़ो ज़रूर। कुछ और कविताएं कुछ भी मोटिवेशन के अराउंड या फिर आप दर्शन के अराउंड? हमारे दर्शक समझदार है, वो समझ लेंगे, कविताओं का अर्थ निकाल लेंगे। तो मैं सुनाती हूँ, फिर आपको एक सुनाती हूँ। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कविता। तो अक्सर हम लोगों को ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में, कि कितना मटीरियलिस्टिक होए हम और कितने स्पिरिचुअल हो जाएं। तो उसमें एक उसी असमंजस में मैंने एक कविता लिखी थी। स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, स्वप्न लोक के अथाह सागर को पार करने को, व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को, मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को, पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा या हो सकता है नामुमकिन होगा। हम लोग अपना ही जाल बुनते रहते हैं अपने मटीरियलिज्म में, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बाद ये भी चाहिए,
हम अपने सक्सेस के एक पैरामीटर्स डिफाइन करते चले जाते हैं हर मोमेंट पे। व्यवहार लोक के असमंजस को समझने को मेरा मन आतुर है ये माया जाल को बुनने को, पर क्या इस बुने जा रहे जाल से निकलना मुश्किल होगा या हो सकता है नामुमकिन होगा। पर छोड़ दूँ क्या इस बुनने फंसने निकलने की कोशिश को। मान लूँ कि दुनिया निरंतर सा चक्र है और उसमें समय लगाना व्यर्थ है, पर इस चक्र में फंसे बिना क्या मुक्ति है। यह चक्र तो शाश्वत है, तुम मैं तो क्षणिक हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ह्यूमन बींग्स कब से आ रहे हैं, राजा भी आए, रंक भी आए चले गए। तो क्या राजा की दौड़ लगानी चाहिए या रंक रहना चाहिए? तो वो एक असमंजस है। तो मान लूँ क्या, तो इसमें इस बुनने फंसने निकलने की कोशिश को मान लूँ कि दुनिया निरंतर सा चक्र है और उसमें समय लगाना व्यर्थ है, पर इस चक्र में फंसे बिना क्या मुक्ति है। यह चक्र तो शाश्वत है, तुम मैं तो क्षणिक हैं। क्या क्षणिक शाश्वत को चुनौती दे? क्या क्षणिक शाश्वत को चुनौती दे और उसके महत्व को नकार दे? क्या यह बचकाना है, शिशुत्व है, या फिर यही निकलने का रास्ता है? जो चक्र से छूट कर मिलता है साधुत्व से उदित होता है, या साधुत्व एक चक्र का नमूना भर है, एक रखवाले का शिशु को दिया हुआ मन खिलौना भर है। पर क्या चक्र एक सत्य है? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। अक्सर मेरे मन में ये एक ख्याल आता था कि शाश्वत यानी जो साधुत्व के थ्रू हमें एक अल्टीमेट नॉलेज मिलती है, परम सत्य मिलता है, क्या उसकी तरफ जाना चाहिए या जिस तरीके से हमारा जीवन अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, अपने खुशी दुख के चक्र में फंसा रहता है, उसी में रहना चाहिए। तो उसी के एक असमंजस की कहानी है ये। जो चक्र से छूटकर मिलता है साधुत्व से उदित होता है, या साधुत्व एक चक्र का नमूना भर है, एक रखवाले का शिशु को दिए गए मन भावन खिलौना भर है। पर क्या चक्र एक सत्य है? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। क्या सपने देखना और पूरे करना एक माया जाल है, या साधुत्व ही बंधन की निर्जरा है? ऐसा भी नहीं देखा। साधुओं को निर्वाण लालसा में बंधा देखा, भक्तों की भक्ति की चाहत में भिक्षुक सा खड़ा देखा, स्वयं के अहम के दलदल में फंसते देखा। और क्यों मानूं कि चक्र शाश्वत है और मैं क्षणिक? मैं जब तक हूं शाश्वत हूं, सत्य हूं, स्वयं हूं, विस्तार हूं, ईश्वर का आकार हूं। जब चले जाएंगे हम तो देखेंगे कि क्या देखना था, आकार था, साकार था, या सब निराकार था। पर जब हम होंगे ही नहीं तो क्या विचार होगा? शाश्वत और क्षणिक का क्या हाहाकार होगा? निरर्थक सा सब संसार होगा, पर कोई और होगा जिसको भी ये नया विचार सर्जित होगा। और समय चक्र दूर खड़ा सबकी बेचैनी पर विस्मित होगा, विस्मित होगा, विस्मित होगा। इट्स लाइक कि वो बुद्धिज्म का क्षणिकवाद और वेदांत का शाश्वतवाद का एक कॉम्बिनेशन, उसका असमंजस है। सो मैम, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी परिणाम आए, सफलता के हों या असफलता के हों, जो लोग सफल हो गए उनका ठीक है, वो लोग खुश होंगे, अपना आगे की जो भी उनकी तैयारियां वो शुरू करेंगे। लेकिन जो लोग असफल हो गए, जो लोग फेल हो गए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? दूसरा, साथ में मैं आपसे, क्योंकि आप कविशाला में लिखते हैं, आप कविशाला को एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ लिटरेरी प्लेटफॉर्म किस तरीके से देखते हैं? फेलियर कुछ नहीं होता। आपने अगर लर्न करा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करी होंगी। तो उन क्वालिटीज़ पे, उन अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखिए और नए रास्ते ढूंढिए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि आप कितने लायक या नालायक हैं। एग्ज़ाम है, किसी ना किसी को पास होना था, किसी ना किसी को उस लिस्ट से बाहर होना था, है ना। तो इसको अपने जीवन की कसौटी नहीं बनाएंगे हम, बल्कि यहाँ से जो सीखा है उसको आगे लेकर
आप अपने नए हॉराइजन्स को एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जहाँ पर आपके टैलेंट की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि कब कौन सा ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट में पोस्ट्स हैं जो आईएएस नहीं होते, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम से नहीं आते, उन पोस्ट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के पास जॉब्स हैं जहां आप जाके अपने लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, दिल में उम्मीद बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। मेहनत करने की इच्छा और जिज्विशा, लगातार तत्परता से लगे रहना। डिटर्मिनेशन कह लो, प्रिजर्वेरेंस कह लो, परसिस्टेंस कह लो, लेकिन ये जो तत्परता है, जो ये संघर्ष के करने की जो इच्छा शक्ति है, ये आपके पास होनी चाहिए। साथ में आप कविशाला को किस तरीके से देखते हैं? कविशाला मुझे लगता है बहुत अच्छी रिपॉजिटरी है, इन द सेंस मुझे बहुत मेरी कविताएं अक्सर खो जाती है, और अभी भी आपने देखा आधी अधूरी ही कविता मेरी यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज पे सेव्ड थी, वो शायद डिलीट हो गई, क्या हो गया मुझे नहीं पता, आधी कविता कैसे डिलीट हो सकती है, बट यस, उसी तरह से मेरे कागज़ों पे लिखी कविताएं बहुत सारी खो गई हैं, आज तक नहीं मिली। तो मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, भुलक्कड़ लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने शायद 2000 अभी इनकी टीम ने ही मुझे देख के बताया, अंकुर जी की टीम ने, कि 2022 में 21 या 22 में मैंने कभी एक कविता अपनी जो थी वो डाली थी, और बाकी मिली नहीं, वो वाली कविता बड़ी आसानी से मिल गई। तो मुझे मतलब इट कैन एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर पीपल लाइक मी। ओके मैम, अभी हाल फिलहाल में इतनी वेब सीरीज आई, इतनी फिल्में आई, तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से कितनी सिमिलर होती है, कितने डिफरेंट होती है, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं बचपन से अगर एस्पायरेंट का से रिलेटेड कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कहानी होती है, इस तरीके से तैयारी करते हैं, इस तरीके से संघर्ष करते हैं, या इस तरीके से प्यार करते हैं। तो क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस आपने पाया? दूसरा, इतनी वेब सीरीज और भी फिल्में बनी है, इनमें आपको अगर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? नहीं, मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करती अभी वाले, क्योंकि बड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो सब। रियल लाइफ स्ट्रगल बड़ी अलग होती है, उसकी झलक आप देख सकते हो इन सीरीज़ में, इन सब में, लेकिन स्ट्रगल होती है जब कर रहे होते हैं तो वो जो हीट महसूस होती है, सोने से कुंदन बनने की जो हीट महसूस होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। स्ट्रगल्स बड़े अलग हैं। खाने का स्ट्रगल है बच्चों के साथ, राजेंद्र नगर में रहते हैं, अच्छा खाने को नहीं मिलता, कभी पीजी में खाते हैं, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, अकेले अगर तबीयत ख़राब हो गई तो कैसे आप एक ऐसी जगह पे, तो बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रगल्स रहते हैं। तो आई विल से कि अच्छा डिपिक्शन है इन सब का, लेकिन फिर भी रियल लाइफ इज़ रियल लाइफ इज़ रियल। मैम, आखिरी में चूंकि हमने अच्छी बातचीत की और अच्छी परिचर्चाएं आगे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप किन 2 लोगों को जो हमारा ये इनिशिएटिव है इसके जरिए आप सुनना चाहते हैं? आपके कौन से पसंद के 2 लोग हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि हम उनको यहाँ पे बुलाएं और आप उनकी बातचीत सुनना चाहते हैं? रतन टाटा सर को मैं सुनना चाहूँगी, और सुधा मूर्ति मैम। वो मेरे भी पसंदीदा हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप किताबों की बातचीत कर रहे थे और जो उनकी कहानी है, जो भी वो हमेशा जिस तरीके से किताबें लोगों तक लेके आती हैं, उनकी जो खुद की कहानी है, उनसे जब पूछा कि आप किस तरीके के व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो किताबें बहुत पढ़ता है। नारायण मूर्ति उनको उस वजह से मिले क्योंकि उनको खुद किताबों से बहुत प्रेम है। तो सच में हम प्रयास करेंगे उनको हम जरूर बुलाएं। और आज के मुझे जब भी जहाँ पे भी किताबों की परिचर्चा है, किताबों का डिस्कशन करते हुए कोई व्यक्ति मिलता है, तो सबसे पहले साइड में मुझे सुधा मूर्ति की तस्वीर सामने आ जाती है कि उनका किताबों को लेकर किस तरीके से प्यार है, प्रेम है।
किताब पढ़ने वाले लोग अलग पहचान में भी आ जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एक अच्छी बातचीत हुई, अच्छी परिचर्चा हुई, और इस बातचीत से, अगर इस परिचर्चा से जो लोग भी वीडियो देखेंगे, जो लोग भी पंक्ति की उस तरफ बैठे हुए हैं, जो लोग भी हमारी परिचर्चा को सुनेंगे, अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी में हम थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इस परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।